लास्ट क्लास दिखाना मेरे को, कहां तक हुआ था, नोट्स दिखाओ। लिखो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ये लास्ट टॉपिक है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म का। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। देखो साइक्लोहेक्सेन आप सब लोग देखे होंगे, सुने होंगे। साइक्लोहेक्सेन जो है, साइक्लोहेक्सेन कुछ ऐसा दिखता है आपको जब आप 6 कार्बन जो है वो चेन बना के रहते हैं साइक्लोहेक्सेन में। 6 कार्बन का चेन ऐसे बना दीजिए, 6 कार्बन का साइक्लोहेक्सेन का रिंग हो गया बोर्ड पे। साइक्लोहेक्सेन में देखोगे तो हर कार्बन के पास 2 बॉन्ड बना हुआ है। इसका मतलब हर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन अभी रिमेनिंग है। तो जो 2 हाइड्रोजन रिमेनिंग है उसको मैं 3 डायमेंशन में दिखाने के लिए ऐसा दिखा देता हूं। इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ है, नीचे हाइड्रोजन लगा हुआ है। सिमिलरली ये वाले कार्बन से एक ऊपर हाइड्रोजन लगा होगा, एक नीचे हाइड्रोजन लगा हुआ है। सिमिलरली ये वाले से एक ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ है, नीचे हाइड्रोजन लगा हुआ है, एंड सो ऑन। हर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। 3 डायमेंशन में दिखाने के लिए एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे, ऐसा लगा हुआ है। तो साइक्लोहेक्सेन में क्या प्रॉब्लम होता है जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ये शो करता है? भाई कोई ना कोई कन्फर्मेशनल क्यों शो करेगा? जब वो एंगल रोटेट हो जाए तो इसी को तो कहते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अब ये एंगल क्यों रोटेट कर रहा है? अच्छा भला साइक्लोहेक्सेन पड़ा हुआ है, बट ये क्यों एंगल रोटेट कर रहा है? ध्यान से देखना बोर्ड पे। साइक्लोहेक्सेन में सबसे पहले जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? सारे सिंगल बॉन्ड है, तो जितने भी कार्बन है वो सारे के सारे sp3 है। 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, sp3 है। उसके बाद ये वाला ऊपर वाला हाइड्रोजन, ये इसके ऊपर वाले हाइड्रोजन के सामने इक्लिप्स है। सिमिलरली ये ऊपर वाला हाइड्रोजन इसके साथ इक्लिप्स है, इस तरह से देखोगे तो। सिमिलरली इसका ऊपर वाला हाइड्रोजन इसके ऊपर वाले हाइड्रोजन के साथ इक्लिप्स है। सिमिलरली ये भी इक्लिप्स है, एंड सो ऑन, इसका इक्लिप्स है। कहने का मतलब जो साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन ये दिख रहा होगा आपको, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। अब ये साइक्लोहेक्सेन बस मैंने इसको इस तरह से बना दिया, दिस इज साइक्लोहेक्सेन, राइट। अब देखो इस साइक्लोहेक्सेन में हर कार्बन 6 कार्बन है, और 6 कार्बन के पास 2-2 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे, एंड सिमिलरली एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे सबके पास है। जो इस कार्बन का ऊपर वाला हाइड्रोजन है, इस कार्बन के ऊपर वाले हाइड्रोजन के साथ इक्लिप्स है। इस कार्बन का ऊपर वाला हाइड्रोजन अगले वाले कार्बन के ऊपर वाले हाइड्रोजन के साथ इक्लिप्स है, एंड सारे ऊपर वाले मतलब 6 हाइड्रोजन इक्लिप्स है ऊपर साइड से। ऊपर से सारे 6 हाइड्रोजन आपस में इक्लिप्स है, सामने सामने पड़ रहे हैं। सिमिलरली नीचे साइड के 6 हाइड्रोजन आपस में इक्लिप्स है, तो टोटल 12 हाइड्रोजन इसमें इक्लिप्स हो रहा है, और 12 हाइड्रोजन इक्लिप्स हो रहा है, यानी कि 12 हाइड्रोजन आपस में रिपल्सन कर रहा है। 12 हाइड्रोजन इक्लिप्स हो रहा है, यानी कि 12 हाइड्रोजन आपस में क्या है, सामने सामने पड़ रहा है। तो सामने सामने पड़ रहा है तो रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा तो रिपल्सन को अवॉइड करने के लिए अपना एंगल बदल लेता है। सामने साइक्लोहेक्सेन रखा हुआ है, तो सामने साइक्लोहेक्सेन रखने में 6 हाइड्रोजन ऊपर, 6 हाइड्रोजन नीचे रिपल्सन कर रहा है, और रिपल्सन कर रहा है तो रिपल्सन को कम करने के लिए ये अपना एंगल बदल लेता है। समझे? अभी देखो कैसे एंगल बदलता है। ये 6 के 6 अभी कार्बन एक प्लेन में है, ऊपर 6 हाइड्रोजन, नीचे 6 हाइड्रोजन सामने सामने पड़ रहे हैं और रिपल्सन कर रहा है। तो क्या करेगा? रिपल्सन को अवॉइड करने के लिए ये जो साइड वाला कार्बन है, सबसे साइड वाला कार्बन क्या करता है? अपने प्लेन को चेंज करके ऊपर चला जाता है। सबसे साइड वाला कार्बन, अभी सब सेम प्लेन में थे, अभी सारे के सारे सेम प्लेन में थे, ऐसे था तब, ठीक है। तो इसके हाइड्रोजन आमने सामने पड़ रहे हैं और
रिपल्सन हो रहा है, इक्लिप्स हो रहा है, लेकिन रिपल्सन को अवॉइड करने के लिए इस कार्बन ने अपने प्लेन को बदल लिया। वो कार्बन प्लेन से ऊपर चला गया, तो वो कार्बन जब प्लेन से ऊपर गया तो उसका हाइड्रोजन भी प्लेन से ऊपर गया, तो उसका हाइड्रोजन भी दूर हो गया, और दूर हो गया तो रिपल्सन कम हो गया होगा। सिमिलरली ये जो साइड वाला कार्बन है, ये कार्बन क्या करता है, अपने आप को नीचे चेंज कर लेता है, अपना प्लेन को नीचे बदल लेता है। क्यों नीचे बदल रहा है? क्योंकि रिपल्सन कम हो पाए, दूरियां बढ़ पाए, हाइड्रोजन इक्लिप्सिंग जो हो रही थी वो दूर दूर हो गया। अब ये जो बना इसी को कहते हैं बेटा चेयर फॉर्म। ये गोवा में ऐसे ही चेयर देखने को मिलता है बीच में जब जाओगे तो। अगर आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, पढ़ा लेने दो भाई, मैं एफर्ट आज बहुत ज्यादा नहीं डाल पाऊंगा, पढ़ लो सामने सामने। देखो 6 कार्बन है सामने सामने से, 12 हाइड्रोजन इक्लिप्स हो रहे थे, इक्लिप्स होने से रिपल्सन हो रहा था। अब इस रिपल्सन को अवॉइड करने के लिए ये कार्बन अपने प्लेन से चेंज हो गया और ये वाला कार्बन अपने प्लेन से चेंज हो गया। तो प्लेन से चेंज होने के बाद जो बन रहा है दैट इज चेयर फॉर्म। ठीक है, तो लिखो यहां पे इस साइक्लोहेक्सेन में क्या प्रॉब्लम है, सारे प्लेन में नहीं रह सकते बिकॉज 12 हाइड्रोजन की इक्लिप्स है, 12 हाइड्रोजन यहां पे इक्लिप्स है, और 12 हाइड्रोजन इक्लिप्स होने से क्या हो रहा है कि रिपल्सन हो रहा है ह्यूज, रिपल्सन हो रहा है ह्यूज, और ह्यूज रिपल्सन की वजह से क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है। ह्यूज रिपल्सन हो रहा है, साथ साथ में लिखिए चलिए, अनस्टेबल हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। ह्यूज रिपल्सन हो रहा है, 12 के 12 हाइड्रोजन आमने सामने आ रहे हैं, रिपल्सन होने से अनस्टेबल हो रहा है। अब इस अनस्टेबल पोजीशन को, अपने आप को अनस्टेबल पोजीशन से बचाने के लिए क्या करता है, चेयर फॉर्म बना लेता है। देखो 4 कार्बन एज इट इज है, जो सबसे साइड वाला कार्बन है देखो ऊपर चला गया, प्लेन से चेंज हो गया, सबसे साइड वाला कार्बन ऊपर चला गया, और सबसे नीचे वाला कार्बन वो प्लेन से नीचे की तरफ आ गया, दिस इज द कार्बन। सबसे लेफ्ट वाला कार्बन था ये वाला, ये प्लेन से बाहर चला गया, देखो प्लेन से ऊपर दिख रहा है, और सबसे एंड वाला कार्बन है प्लेन से नीचे चला आया तो प्लेन से नीचे दिख रहा है, और ये जो बन गया दिस इज चेयर फॉर्म, ये जो बन गया दिस इज चेयर फॉर्म। तो चेयर फॉर्म में कार्बन दूर दूर हो गए, और दूर दूर होने से सबसे स्टेबल फॉर्म होता है, लिखो मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन, मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन यही चेयर हो जाता है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म। अभी आपने देखा एक मोस्ट स्टेबल फॉर्म तो यही है। अब ये साइक्लोहेक्सेन जरूरी थोड़ी है दोनों कार्बन, बोर्ड पे देखो, जरूरी थोड़ी है एक कार्बन ऊपर और एक कार्बन नीचे जाए, इसकी मर्जी होती है, रूम टेम्परेचर पे कन्फर्मर हो रहा होता है, इसकी मर्जी है, ये तो सबसे स्टेबल फॉर्म ये होगा, लेकिन इसकी मर्जी है, मान लो दोनों कार्बन ऊपर भी तो आ सकता है, दोनों कार्बन ऊपर भी तो आ सकता है, ये रूम टेम्परेचर पे हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, ये तो अपना बॉन्ड एंगल अपने आप चेंज करेगा, और ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, और रूम टेम्परेचर पे अपने आप कन्वर्ट होगा, और एक फॉर्म इसका ये भी बनता है, एक फॉर्म इसका ये बनता है, और ये क्या है, बोट, ये नाव की तरह दिख रहा है, दिस इज बोट फॉर्म। तो एक साइक्लोहेक्सेन का कन्फर्मर बोट फॉर्म भी होता है, ये अपने आप एंगल चेंज कर रहा होता है, सबसे स्टेबल तो ये होता है। इसके बाद आप थोड़ा सा गैप देके बनाना बोट फॉर्म। बोट फॉर्म में क्या होगा, जो दोनों साइड वाले कार्बन है दोनों ऊपर निकल जाएंगे, दोनों साइड वाले कार्बन ऊपर की तरफ निकल आएंगे, दिस इज बोट फॉर्म। हालांकि बोट फॉर्म कम स्टेबल होगा, बताओ क्यों, क्योंकि रिपल्सन हो रहा है, इसमें एक और तरह का रिपल्सन होता है। देखो इसका एक हाइड्रोजन होगा भाई, 2 हाइड्रोजन होंगे, हमने एक ही दिखाया, इस पे भी एक हाइड्रोजन होगा, तो देखो सामने सामने ये हाइड्रोजन है और ये भी सामने एक हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन पास आ जाएंगे क्या? आप देखो बोट में फील करो, आप देखे हो नाव, देखे हो कभी नाव, अगर देखे हो तो नाव के सबसे आगे वाले हिस्से पे फ्लैग लगाया होता है, झंडा लगाया होता है, क्यों? विंड की डायरेक्शन को पता करने के लिए, अगर झंडा इस डायरेक्शन में आ रहा है मतलब विंड सामने से आ रही है, तो क्या होगा, मान लो ये बोट है, अब ये बोट के आगे एक फ्लैग लगा हुआ है और बोट के पीछे एक फ्लैग लगा हुआ है, बोट का कोई आगे और पीछे नहीं होता, दोनों साइड से चल सकता है बोट, तो बोट में इधर भी फ्लैग लगा होता है, इधर भी फ्लैग लगा होता है, तो इसका फ्लैग आगे की तरफ लगा होगा और इसका फ्लैग आगे की तरफ लगा होगा,
तो देखो इसका हाइड्रोजन आगे आ गया, इसका हाइड्रोजन आगे आ गया, दोनों हाइड्रोजन और पास आ गए, पास आने से रिपल्सन हो गया। तो ये जो दोनों हाइड्रोजन में रिपल्सन लग रहा है इसको कहते हैं इसको कहते हैं फ्लैग पोल रिपल्सन। फ्लैग पोल रिपल्सन हो रहा है इन हाइड्रोजन। बोट फॉर्म में कौन सा रिपल्सन लग रहा है? फ्लैग पोल। फ्लैग पोल क्या हो रहा है? जो बोट में सबसे आगे फ्लैग लगा होता है इसको हम लोग फ्लैग पोल बोलते हैं। एक खंबे के ऊपर लगता है ना, पोल के ऊपर फ्लैग लगता है, तो फ्लैग पोल। तो बोट फॉर्म में रिपल्सन लग रहा है, कौन सा? फ्लैग पोल रिपल्सन। और इस फ्लैग पोल रिपल्सन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई। अब ये देखो आपके सामने, ये एक साइक्लोहेक्सेन दिख रहा था। अगर एक कार्बन नीचे और एक कार्बन ऊपर हो गया तो ये क्या दिख रहा था? चेयर। दोनों ऊपर आ गया तो क्या दिख रहा था? बोट। और बोट का ये दोनों हाइड्रोजन फ्लैग पोल रिपल्सन कर रहे थे। अब क्या होता है, बोट की टेंडेंसी होती है, अभी मैं बोल रहा हूं आपको, साइक्लोहेक्सेन है, कन्फर्मर है, अपने आप घूमता है, इसमें आपका कंट्रोल नहीं है, ये अपने आप घूमेगा। जो जो घूमेगा वो और कंडीशन हमें पढ़ना है। तो एक बार एक कार्बन ऊपर एक कार्बन नीचे हो गया तो चेयर पढ़ लिया, ये सबसे स्टेबल होता है। दोनों ऊपर आ गया तो फ्लैग पोल रिपल्सन से स्टेबिलिटी कम हो गई है। अब ध्यान दो, अभी ये बोट है, सबको दिख रहा है, अभी ये बोट है। बोट में यहां पे हाइड्रोजन फ्लैग पोल रिपल्सन कर रहा होगा। अब क्या होगा, ये फ्लैग पोल रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये अपने आप को ट्विस्ट कर लेता है। बोट जो है ना अपने आप को ट्विस्ट कर लेता है। आपने देखा होगा, जैसे मान लो अभी मैं खड़ा हूं, एक नॉर्मल डिस्टेंस बनाए खड़ा हूं, आप देखोगे जब मैं जमाई ले रहा हूं, अपने आप को ट्विस्ट कर रहा हूं, तो डिस्टेंस बढ़ गया। और जमाई लेने में क्या होता है? व्हेन यू स्ट्रेच योरसेल्फ मैक्सिमम, एंगल बढ़ रहा है। ये क्यों ट्विस्ट हो रहा है? क्योंकि रिपल्सन को अवॉइड करना है, और ट्विस्ट होने से हो क्या रहा है? डिस्टेंस बढ़ गया। ये वही कहानी हो गई, ये भी जमाई ले रहा है, ये भी अपने आप को स्ट्रेच कर रहा है ताकि मेरे रिपल्सन दूर हो जाए। है बोट ही, बट ये अपने आप को थोड़ा ट्विस्ट कर लेता है। क्यों? रिपल्सन अवॉइड हो जाए। वही है, फ्लैगपोल रिपल्सन लग रहा है, बट क्या होगा, अपने आप को ट्विस्ट कर लेगा ताकि दूर हो जाए। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। पहले ऐसे था बोट, लेकिन क्या हुआ, इसने अपने आप को ट्विस्ट कर लिया, इसने अपने आप को ट्विस्ट कर लिया। अब जो बना, दिस इज ट्विस्ट बोट। पहले ऐसे था, दिस इज नॉर्मल बोट, फ्लैगपोल रिपल्सन है। अब फ्लैगपोल रिपल्सन दूर करना है, इसको हाइड्रोजन दूर करना है, तो एक ही तरीका अपने आप को थोड़ा सा मोड़ लेगा। मोड़ने के बाद देखो 1 3 के पास आ रहा है, 2 4 के पास चला गया। मोड़ते ही ये इधर वाला इधर वाला इधर चला गया, तो दिस इज ट्विस्ट बोट। ठीक है। एक और कंडीशन और बनती है। मान लो आपके पास, देख लो पटना का हाल, हॉर्न बजाते हैं सब, लाइन से बजाते रहते हैं। चलो, तो ये साइक्लोहेक्सेन है, ये आपके पास मैंने बोल दिया एक कार्बन ऊपर और एक कार्बन नीचे, तो ये बन गया था चेयर फॉर्म। ये चेयर फॉर्म बन गया था, दिस वाज चेयर। दोनों ऊपर कर दिया था तो बोट बन गया था। ब्लू बोट में लगना था रिपल्सन को अवॉइड करने के लिए अपने आप को दूर कर लिया, ट्विस्ट कर लिया। एक फॉर्म और बनता है, एक ही कार्बन घूमे, एक ही कार्बन ऊपर आया, जरूरी थोड़ी है दोनों ही चेंज हो, एक कार्बन भी चेंज हो सकता है। एंगल तो तब भी बदला भाई, पहले तो प्लेनर था, एंगल तो तब भी बदला। तो इसको कहते हैं हाफ चेयर। हाफ चेयर, ये पूरा इधर हो जाता फुल चेयर, ये आधा ही रहा हाफ चेयर। तो हाफ चेयर जो होता है, हाफ चेयर फॉर्म बन जाता है। यही 4 फॉर्म होते हैं साइक्लोहेक्सेन के, 4 है। ये बन गया आपके पास ट्विस्ट बोट, ये बन गया ट्विस्ट बोट, और ये बन गया हाफ चेयर। हाफ चेयर में देखो एक फिर से दिक्कत आई। हाफ चेयर में दिक्कत क्या आई कि यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन होगा, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन होगा, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन होगा, तो क्या फिर से इक्लिप्स बनने लगा यहां पे? तो फिर से इक्लिप्स बनने लगा, तो फिर से रिपल्सन होने लगा, और फिर से रिपल्सन होने लगा, तो हाईएस्ट रिपल्सन इसमें लगता है। इक्लिप्स में सबसे ज्यादा रिपल्सन लगता है, और इसलिए हाईएस्ट रिपल्सन की वजह से क्या ये मिनिमम स्टेबल हो चुका। मैक्सिमम स्टेबल कोई पूछे फुल चेयर, मिनिमम स्टेबल कोई पूछे
हाफ चेयर। सेकंड नंबर का स्टेबल ट्विस्ट बोट, थर्ड नंबर पे स्टेबल बोट। तो इसका कोई भी ये स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर। ज्यादा से ज्यादा और क्या पूछा जा सकता है? बोट फॉर्म में कौन सा रिपल्सन लग रहा है मैक्सिमम? फ्लैगपोल रिपल्सन लग रहा है। आइए, स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपके एग्जाम में आता है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? चेयर। चेयर के बाद आ जाएगा आपके पास ट्विस्ट बोट। ट्विस्ट बोट के बाद आपके पास कौन आएगा? बोट। और फिर सबसे लास्ट में कौन आएगा? हाफ चेयर। अगर आपसे कोई पूछे ये चार चीज दिया हुआ हो और बोले साइक्लोहेक्सेन, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, सबसे कम स्टेबल होगा? साइक्लोहेक्सेन तो सबसे मिनिमम होगा ना, इसमें तो सारे इक्लिप्स हैं, एटलीस्ट इसमें इक्लिप्स कम हो रहा है ना। तो साइक्लोहेक्सेन इज द लीस्ट स्टेबल फॉर्म। इसीलिए साइक्लोहेक्सेन कभी इस तरह नहीं मिलता है, प्लेनर नहीं मिलता है। साइक्लोहेक्सेन कभी भी आपको ऐसा स्ट्रेट साइक्लोहेक्सेन कभी देखने को नहीं मिलेगा। नेचर में आप साइक्लोहेक्सेन हमेशा आड़ा टेढ़ा ही मिलता है, या तो चेयर फॉर्म में घुमा हुआ मिलेगा, या तो बोट फॉर्म में घुमा हुआ मिलेगा, या तो ट्विस्ट बोट फॉर्म में घुमा हुआ मिलेगा, या तो हाफ चेयर फॉर्म में घुमा हुआ मिलेगा। ठीक है, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल, बहुत ज्यादा इक्लिप्स हो रहा होता है, 12-12 हाइड्रोजन आपस में इक्लिप्स कर रहे होते हैं। तो ये अनस्टेबल था, उस अनस्टेबिलिटी को अवॉइड करने के लिए उसने क्या किया? एंगल बदल लिया। एंगल बदल लिया, कन्फर्मर हो गया। सी फॉर चेयर फॉर्म, गधे। लोगों को लग रहा था क्लास टेस्ट होने वाला है। ट्विस्ट बोट, बोट, हाफ चेयर। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर को याद करने का न्यूमोनिक्स है। क्लास मतलब चेयर, टेस्ट मतलब ट्विस्ट बोट, बोट, फिर हाफ चेयर। स्टेबिलिटी ऑर्डर को याद हो जाएगा इससे। जनरली लोग ट्विस्ट बोट और बोट में कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए वो याद कर लो। बोट में रिपल्सन लग रहा है, इसमें भी फ्लैगपोल रिपल्सन लग रहा है, बट कम लग रहा है, इसके रिस्पेक्ट में कम लग रहा है। फ्लैगपोल रिपल्सन यहां भी है, बट मिनिमम है, उसके रिस्पेक्ट में बहुत कम है। लेस फ्लैगपोल रिपल्सन। सबसे कम फ्लैगपोल रिपल्सन है। बोट फॉर्म में सबसे ज्यादा फ्लैगपोल रिपल्सन है। हाफ चेयर में इक्लिप्सिंग की वजह से रिपल्सन है। फुल चेयर में सबसे ज्यादा इक्लिप्सिंग और सबसे ज्यादा रिपल्सन है। हो गया? अब आपको स्टडी करनी है चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। चेयर फॉर्म में स्टेबिलिटी मतलब एक्सियल और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन की बात करनी है और स्टेबिलिटी की बात करनी है, बस। आपने कल पढ़ लिया था ना, गॉश फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एंटी वाला केस। सारे 3 केसेस होते हैं, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड, आयनिक अट्रैक्शन, वंडरवाल अट्रैक्शन, वंडरवाल नहीं, डाइपोल अट्रैक्शन। कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन के बाद नेक्स्ट हो गया ना? बढ़े आगे। चेयर में ट्रांस नहीं, सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में आता है, कन्फर्मेशनल में नहीं आता। जब तक डबल बॉन्ड ना दिखे तब तक आप सिस ट्रांस नहीं बोल सकते, ठीक है ना? सिस ट्रांस इज ओनली डिफाइंड फॉर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। यहां सिंगल बॉन्ड है, फ्री रोटेशन होता है सिंगल बॉन्ड में। हाँ,
इसी में जो ज्यूपिटर आयन है डाइपोल वाला केस है, आयनिक और डाइपोल उसी को बोलते हैं। आपके केस में केवल इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड है, वैसे आयनिक भी नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है ना, नॉलेज के लिए लिख लीजिए। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन के बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास, लिखो चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन, उसी में एक्सियल एंड इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल हाइड्रोजन इन चेयर फॉर्म। बेटा गर्मी मुझे लग रही है, आपको भी? एसी क्या है? क्यों क्यों? एक्सियल एंड इक्वेटोरियल हाइड्रोजन इन चेयर फॉर्म। देखो आ जाओ, चेयर फॉर्म बोर्ड पे देखो ऐसे बना हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करना है। बोर्ड पे देखो, ये देखो आपके पास, बोर्ड पे देख लो, ये देखो आपके पास ये वाला जो कार्बन है ये ऊपर की तरफ है, ये वाला जो कार्बन है आपके पास ये ऊपर की तरफ है, और ये वाला जो कार्बन है आपके पास ये नीचे की तरफ आ चुका है। दिस इज चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म में आपको 6 कार्बन दिख रहे हैं, 4 कार्बन एक साथ प्लेन में है और एक कार्बन नीचे और एक कार्बन ऊपर। 4 कार्बन प्लेन में है, एक कार्बन ऊपर मुड़ गया, एक कार्बन नीचे मुड़ गया, तो 2 कार्बन प्लेन से बाहर चला गया, 4 कार्बन अभी भी प्लेन में है। अब आ जाओ, ये जो सबसे ये वाला जो कार्बन है, अभी मैं केवल एक्सियल हाइड्रोजन बता रहा हूं, ध्यान देना। एक्सियल हाइड्रोजन लिखने का एक ट्रिक है, सीधा मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। एक्सियल हाइड्रोजन मतलब एक्सिस का हाइड्रोजन, एक्सिस का हाइड्रोजन मतलब वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस वाला हाइड्रोजन होगा। तो देखो, जो कार्बन जिधर पॉइंट कर रहा है उधर ही उसका एक्सियल हाइड्रोजन होगा। मतलब अगर कार्बन नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है तो इसका एक्सियल हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा, एच ए एक्सियल। देखो ये वाला कार्बन ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है क्या, तो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है तो इसका एक्सियल हाइड्रोजन ऊपर। ये वाले कार्बन ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, तो इसका एक्सियल किधर होगा, ऊपर। ये वाला कार्बन नीचे की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है क्या, तो इसका नीचे। ये वाला कार्बन नीचे की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, ऊपर, नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा हूं, एच एक्सियल। अब ये भी बताना पड़ेगा, गधों ये नीचे की तरफ पॉइंट करता है और ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। ये देखो, ये दोनों कार्बन किधर पॉइंट कर रहा है, ऊपर, तो एच एक्सियल किधर आएगा, ऊपर। फिर से बताऊं, एच एक्सियल और एच इक्वेटोरियल कैसे लिखना होता है, जो कार्बन जिधर पॉइंट आउट कर रहा है उधर ही उसका एक्सियल हाइड्रोजन होगा। देखो सबसे नीचे वाला कार्बन किधर पॉइंट आउट कर रहा है, नीचे की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, तो इसका एक्सियल हाइड्रोजन भी नीचे की तरफ ही आएगा। जो कार्बन जिधर पॉइंट कर रहा है उधर ही उसका एक्सियल हाइड्रोजन होगा। ये कार्बन किधर पॉइंट कर रहा है, ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, इसका एक्सियल हाइड्रोजन ऊपर आ जाएगा। ये कार्बन नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, नीचे आ जाएगा। ये कार्बन ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। अब ध्यान देना जरा, यहां पे कितने एक्सियल हाइड्रोजन आए हैं, कितने एक्सियल हाइड्रोजन आए, तो आपके पास 6 एक्सियल हाइड्रोजन। एक्सियल हाइड्रोजन का मतलब समझे, ऐसा हाइड्रोजन जो एक्सिस के पैरेलल हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के पैरेलल है, उसको एक्सियल हाइड्रोजन कह रहा है। तो देखो कि जनरली वाई एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट। ये स्ट्रेट लाइन है, देखने में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लगेगा बट है स्ट्रेट लाइन। वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, एक्सियल हाइड्रोजन हो गया। इसकी खूबसूरती ये है कि इसमें से 3 एक्सियल हाइड्रोजन अप है, 3 एक्सियल हाइड्रोजन देखो अपवर्ड है, देख पा रहे हो, 3 एक्सियल हाइड्रोजन इसमें डाउनवर्ड है। इसमें एक और खूबसूरती है कि जो एक्सियल अपवर्ड एंड एक्सियल डाउनवर्ड है वो अल्टरनेट पोजीशन पे। ये अगर डाउन है तो अगला अप है, ये डाउन है तो अगला अप है, फिर डाउन है तो नेक्स्ट अप है। तो ये तीनों एक्सियल हाइड्रोजन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड हैं और वो भी अल्टरनेट। अब ध्यान देना, इक्वेटोरियल बता रहा हूं, लोगों को यही नहीं चमकता। इक्वेटोरियल ध्यान से देखना, अगर ये कार्बन बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है तो इसका इक्वेटोरियल अंदर, अगर ये कार्बन बाहर की तरफ पॉइंट करे इसका इक्वेटोरियल अंदर, अगर ये बाहर की तरफ जा रहा है तो इसका इक्वेटोरियल अंदर।
ये भी बाहर की तरफ जा रहा है, इक्वेटोरियल अंदर। ये देखो अंदर की तरफ जा रहा है, इक्वेटोरियल बाहर। तो देखो बनाता हूं, क्या ये बाहर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, तो इसका इक्वेटोरियल अंदर की तरफ बना दो। ये भी बाहर की तरफ जा रहा है, तो इसका इक्वेटोरियल अंदर की तरफ आ जाएगा। ये भी बाहर की तरफ आ रहा है, तो इक्वेटोरियल अंदर की तरफ चला जाएगा। और इतना एंगल रखना है कि दिखे कि वो sp3 है, इतना एंगल रखना है अंदर की तरफ के लिए कि लगे कि sp3 है। अब देखो ये क्या है, बाहर की तरफ जा रहा है, इक्वेटोरियल अंदर की तरफ आ जाएगा। इन दोनों में देखो, ये अंदर की तरफ जा रहा है तो इक्वेटोरियल बाहर की तरफ आ जाएगा, ये अंदर की तरफ आ रहा है, इक्वेटोरियल बाहर की तरफ चला जाएगा। इसमें भी 6 इक्वेटोरियल आए हैं, देखो ध्यान से, जैसे 6 एक्सियल थे वैसे ही 6 इक्वेटोरियल है ना। आप इसको ऐसे देखो, ये इधर बाहर है तो उसके उल्टे बाहर के डायरेक्शन बना दो, ये भी चलता है। अगर ये इधर बाहर की तरफ जा रहा है तो ये इधर अंदर कर दो इसको। फिर ये बाहर की तरफ जा रहा था, अंदर की तरफ ले आओ। ये बाहर की तरफ जा रहा था, इसको मोड़ के अंदर की तरफ ले आओ। ये बाहर की तरफ जा रहा था, इसको मोड़ के अंदर की तरफ ले चलो। सिमिलरली अंदर की तरफ जा रहा था, इसको मोड़ के बाहर ले आओ। ये अंदर की तरफ पॉइंट करो, मोड़ के बाहर करो, तो इक्वेटोरियल हाइड्रोजन आ जाएगा। लिखने के बाद लग रहा है ना, बट लिखने के पहले नहीं लग रहा था। 3 इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, आप लोग का डाउट जो होता है भाई, 3 इक्वेटोरियल हाइड्रोजन देखोगे तो अपवर्ड है। 3 इक्वेटोरियल हाइड्रोजन अपवर्ड है, देखो ध्यान से, ये अपवर्ड है, अगला वाला डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है, अगला वाला डाउनवर्ड है, फिर ये अपवर्ड है, अगला वाला डाउनवर्ड है। तो 3 इक्वेटोरियल अपवर्ड होंगे, 3 इक्वेटोरियल हाइड्रोजन डाउनवर्ड होंगे और ऑल्टरनेट होगा। आपने इसको देख लिया, इसको समझ लिया, अब याद होना चाहिए दिमाग में, सिंपल। 6 एक्सियल 6 इक्वेटोरियल, उसमें से 3 अपवर्ड 3 डाउनवर्ड, ऑल्टरनेट, खत्म। चाहे एक्सियल में चाहे इक्वेटोरियल में, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सिंपली पूछ लिया जाता है कितने एक्सियल कितने इक्वेटोरियल, कितने अपवर्ड कितने डाउनवर्ड, सिंपल। यस, केवल चेयर का, केवल चेयर ही स्टडी करना है, बोट नहीं स्टडी करना है, हाफ चेयर नहीं करना है, ट्विस्ट बोट नहीं करना, केवल चेयर। और केवल चेयर का ही इक्वेटोरियल एक्सियल है। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, वो भी पढ़ाएंगे, पहले लिख लो फटाफट। और बेटा लिखना मुंह से नहीं होता तो आवाज काहे आ रही है, डाउट है तो हमसे पूछो। एक्सेल इक्वेटोरियल में, हाँ, क्यों? क्योंकि sp3 है तो सारे 109 होंगे। आया? तो सब जगह 109 ही आएगा, किसी में भी कर लो तो, ठीक। इसको कहते हैं सभ्य की तरह डाउट पूछना, खड़े हुए डाउट पूछे बैठ गए। बाकी तुम अपने देखो जरा एक बार, सभ्यता दूर दूर तक नहीं है तुम्हारे अंदर। सोचना पड़ता है उसके लिए बेटा। बोर्ड पे देखो, फटाफट लिख लिया। कैसे नहीं दिख रहा है? पीडीएफ का क्या करना होता है आपको? पीडीएफ का कोई जरूरी है आपको? आप तो यहां लिख रहे हो ना। सिक्स एक्सियल 6 इक्वेटोरियल, 6 एक्सियल हैं और 6 इक्वेटोरियल हैं। लिख लो भाई, जल्दी लिखो फटाफट। एक्सियल एंड इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। हाँ, अब मैं आपको यहां पे एक फॉर्म बना रहा हूं। ये एक चेयर फॉर्म मैंने वापस से बनाया। बोर्ड पे देखो, ये मैंने क्या बनाया? चेयर फॉर्म।
अब इस चेयर फॉर्म में मैंने क्या किया, यहां पे बना दिया है मिथाइल Me, ठीक है, और यहां पे बना दिया है मैंने दूसरा Me, ठीक है। इसका इक्विटोरियल हाइड्रोजन होगा तो वो इधर आ जाएगा H, इसका इक्विटोरियल हाइड्रोजन आ जाएगा इधर आ जाएगा H। मुझे बताओ ये सिस है कि ट्रांस है कि क्या होगा, जल्दी से बता दो। सिस ट्रांस डबल बॉन्ड में देखते हैं। चेयर फॉर्म एक एक्सक्लूसिव केस है जहां पे सिस ट्रांस देखते हैं, ठीक है। चेयर फॉर्म एक्सक्लूसिव केस है जहां पे सिस और ट्रांस आएगा। ध्यान देना, ये अगर मैं बोलूं इस कार्बन पे मिथाइल क्या अप है, इस कार्बन पे मिथाइल क्या डाउन है, ये अप है बेटा, ये अप है और ये डाउन है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ट्रांस। अगर मेरे को साइक्लोहेक्सेन पूछा जाए और मेरे को ऐसा कुछ कॉन्फ़िगरेशन लिख के दे दे और पूछे कि बताओ मुझे सिस और ट्रांस क्या है, देखो यहां पे Me दे दिया और मान लो यहां पे मुझे Me दे दिया, सिस हो गया। देखो क्या ये अपवर्ड एक्सियल हाइड्रोजन है और ये अपवर्ड इक्विटोरियल है, तो क्या हो जाएगा, सिस फॉर्म हो जाएगा। कई लोगों को अपवर्ड क्वेश्चन में नहीं चमकता है, उन्हीं के लिए ये डायग्राम बना रहा हूं। देखो यहां पे जो एक्सियल हाइड्रोजन होगा वो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, एक्सियल हाइड्रोजन होगा वो भी अपवर्ड। इक्विटोरियल हाइड्रोजन डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड, इक्विटोरियल हाइड्रोजन हो जाएगा डाउनवर्ड। इसमें देखो एक्सियल हाइड्रोजन अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, एक्सियल हाइड्रोजन नीचे की तरफ आएगा, इसका एक्सियल हाइड्रोजन डाउनवर्ड। वैसे भी अगर यहां अप आ गया तो यहां एक्सियल डाउन आएगा, इसका एक्सियल अप हो जाएगा, इसका एक्सियल डाउन हो जाएगा, इसका एक्सियल अप हो जाएगा, इसका एक्सियल डाउन हो जाएगा। सिंपली एक्सियल अप और डाउन समझ में आ गया। अगर इक्विटोरियल डाउन है तो इसका इक्विटोरियल देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका इक्विटोरियल देखो डाउनवर्ड नीचे आ रहा है, इक्विटोरियल और डाउनवर्ड। इसका इक्विटोरियल अपवर्ड, इसका इक्विटोरियल डाउनवर्ड, इसका इक्विटोरियल अपवर्ड। अब भी चमकने में दिक्कत है, ट्रांस में होता है ग्रुप ऑन द अपोजिट साइड। ट्रांस का मतलब होता है अगर अपोजिट साइड पे ग्रुप है तो उसको हम लोग ट्रांस बोलते हैं। देखो एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है, अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड में है तो ट्रांस हो गया। सेम ग्रुप अगर सेम साइड में, देखो ये अप है और इसका इक्वेटोरियल भी क्या होता है, अप है, अगर सेम ग्रुप सेम साइड पे क्या हो जाएगा, सिस। ग्रुप ऑन अपोजिट साइड इज ट्रांस, ग्रुप ऑन सेम साइड इसको कहते हैं सिस। ग्रुप ऑन सेम साइड एंड अपोजिट साइड सिस और ट्रांस हो गया। लिखो फटाफट से, ये आपको 2-3 बार जब आप बनाओगे ना कॉपी में तो आपको अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फील होने लगेगा। डाउन होगा, एक बना लीजिए कोई भी, एक अप और डाउन का, उसके बाद तो अल्टरनेट अप एंड डाउन अपने आप आ जाएगा। एक कोई भी आपको बना लेना है कि वो अपवर्ड है डाउनवर्ड है, उसके बाद तो अल्टरनेट अप एंड डाउन चलता ही है। नहीं, अपवर्ड का मतलब जो वर्टिकल वाई में जा रहा है, डाउनवर्ड का मतलब जो नीचे की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। ऑल्टरनेट लिखना है अप एंड डाउन। जल्दी लिखो फटाफट, हो गया। स्टेबिलिटी इन चेयर फॉर्म, स्टेबिलिटी इन चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म में स्टेबिलिटी लिखिए फटाफट से।
अप और डाउन में आपको कंफ्यूजन हो, कोई एक अप बना लीजिए। एक्सियल अगर अप है तो इसका एक्सियल डाउन ही होगा, और अगर ये डाउन है तो अगला वाला अप ही होगा। अगर ये अप है तो अगला वाला डाउन ही होगा। अगर ये डाउन है तो अगला वाला अप ही होने वाला है। सिमिलरली एक इक्वेटोरियल कोई बना लो, अगर ये डाउन है तो अगले वाले का अप होगा, अगले वाले का डाउन होगा, अगले वाले का अप, फिर अगले वाले का डाउन, फिर अगले वाले का अप। ऑल्टरनेट पोजीशन पे अप एंड डाउन है। कोई एक बनाइए और स्टार्ट करिए। हाँ, एक्सियल बना लिए तो आपको इक्वेटोरियल पता चल गया। अगर एक्सियल अप है तो उसका इक्वेटोरियल डाउन ही होना है। दोनों अप नहीं हो सकते, क्यों? 109 नहीं बनेगा ना, फिर 109 डिग्री रखना है ना, FP3 है। एक्सियल एंड इक्वेटोरियल के बाद लिखो स्टेबिलिटी इन चेयर फॉर्म। स्टेबिलिटी इन चेयर फॉर्म। यस, एग्जाम में स्ट्रक्चर दिया होता है, सीधा आपसे सीस और ट्रांस पूछ रहा होता है, तो आपको बस ये आइडेंटिफाई करना अप में लिखा है कि डाउन में लिखा है। सिंपलेस्ट। एक और क्वेश्चन बनता है जिसमें बोला जाता है कि स्टेबल कौन है ना, तो वो अभी पढ़ने वाले हैं। लिख लिया यहां तक? पढ़ लो भाई, पढ़ लो। आज मेरे बोलने का मन नहीं कर रहा है। जल्दी करो, वर्कआउट ज्यादा हो जाता है फिर डेड। ये आधे अधूरे सुन के आ जाते हैं। लेग कर लीजिए एक हट। देयर इज अ फॉर्म ऑफ इट। पूरा फॉर्म होता है, ऐसा नहीं होता कि लेग हो गया, ये हो गया, अपर बॉडी हो, ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स ऑल फॉर्म। क्या लैक्टिक एसिड? लैक्टिक एसिड क्यों फॉर्म होगा? क्रैम्प नहीं है बेटा, वो थकान है। चलो तो नौटंकी। स्टेबल फॉर्म और इन से देखो, स्टेबिलिटी इन साइक्लोहेक्सेन। स्टेबिलिटी इन साइक्लोहेक्सेन। चेयर फॉर्म लिख लो, चलो साइक्लोहेक्सेन मत लिखो, चेयर फॉर्म। स्टेबिलिटी इन चेयर फॉर्म। अब देखो चेयर फॉर्म में क्या होता है, मान लो मैंने यहां पे एक चेयर फॉर्म ड्रॉ किया, इसका एक कार्बन नीचे और दूसरा कार्बन ऊपर, एक कार्बन नीचे और एक कार्बन ऊपर। आवाज मत करो। एक कार्बन नीचे की तरफ, एक कार्बन ऊपर की तरफ, ये चेयर फॉर्म हो गया। अब मैंने क्या किया, यहां पे एक मिथाइल डाल दिया। क्या ये अपवर्ड है? मिथाइल डाल दिया, अपवर्ड है। तो अगला वाला एक्सियल डाउनवर्ड होगा, यहां पे फिर से अपवर्ड आ जाएगा, यहां पे भी मैंने मिथाइल डाल दिया, है ना। तो अगर मैं एक्सियल पोजीशन पे बल्कि ग्रुप रखता हूं, अगर मैं एक्सियल पोजीशन पे बल्कि ग्रुप रखता हूं, तो देखो 1,3 डाई एक्सियल रिपल्सन लग रहा होता है। अगर मैं एक्सियल पोजीशन पे बल्कि ग्रुप रखता हूं, बल्कि ग्रुप ऑन एक्सियल पोजीशन इज अनस्टेबल। कभी भी चेयर फॉर्म में पूछे कि स्टेबल चेयर फॉर्म बनाओ, तो बल्कि ग्रुप ऑन एक्सियल पोजीशन इज अनस्टेबल। रीजन अनस्टेबल कोई पूछे तो अनस्टेबल इसलिए हुआ है बिकॉज ऑफ 1,3 डाई एक्सियल रिपल्सन। 1,3 डाई एक्सियल रिपल्सन की वजह से ये अनस्टेबल हुआ है। बड़ी सिंपल, 1,3 डाई एक्सियल रिपल्सन हो रहा है और ये अनस्टेबल हो गया। अब ध्यान से समझना, ऊपर ध्यान से समझना, 1,3 डाई एक्सियल रिपल्सन है, बल्कि ग्रुप यहां पे हो गया, तो फिर स्टेबल कैसे होगा? बल्कि ग्रुप को अगर स्टेबल रखना है तो ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन डाल दो। बल्कि ग्रुप ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन इज स्टेबल। बल्कि ग्रुप ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन इज स्टेबल। इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो बल्कि ग्रुप है वो स्टेबल है। जैसे मान लो मैंने दूसरा चेयर फॉर्म बनाया और वहां पे मैं मिथाइल लगा रहा हूं, देखना
तो इसका इक्वेटोरियल कहां गया, मिथाइल इधर आ जाएगा डाउनवर्ड, इसका इक्वेटोरियल कहां चला जाएगा, डाउनवर्ड मिथाइल। क्या एकदम दूर हो गए, कोई भी अब रिपल्सन नहीं लेगा, एक इधर हो गया एक उधर हो गया, 180 डिग्री की तरफ हो गया ये, तो एकदम रिपल्सन नहीं लग रहा है। इसीलिए बोला जाता है बल्कि ग्रुप ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन इज स्टेबल। आपसे कोई पूछे साइक्लोहेक्सेन में इथाइल लगाना है, कहां लगाओगे, एक्सियल पे इक्वेटोरियल पे, इक्वेटोरियल पे। दो इथाइल लगाना है, दोनों इक्वेटोरियल पे। तीन इथाइल लगाना है, तीनों इक्वेटोरियल पे। 6 इथाइल लगाना है, 6 इक्वेटोरियल पे। समझे, एक्सियल पे एक भी लगाए वो लगेगा डाई एक्सियल रिपल्सन दिखाने, ठीक है। एक्सियल में क्या होगा, इससे नहीं तो इससे एक्सियल दिखा लेगा, इससे नहीं तो इससे एक्सियल दिखा लेगा, ऑल्टरनेट पोजीशन पे एक्सियल रिपल्सन होने लगता है। तो याद रखेंगे, पूछेगा विच इज द स्टेबल फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन, तो अगर बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल पे है तो साइक्लोहेक्सेन स्टेबल है, चेयर फॉर्म स्टेबल है। अगर बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल पे नहीं है तो स्टेबल ही नहीं हो सकता, समझे, क्योंकि बल्कि ग्रुप एक्सियल पे आएगा, एक्सियल रिपल्सन ही लगेगा, इससे नहीं तो इससे लग जाएगा, इससे नहीं तो यहां लग जाएगा, लेकिन रिपल्सन लगेगा। अच्छा, ऑल्टरनेट पोजीशन पे आपको 1-2 डाई एक्सियल क्यों नहीं लगा, 1-2 डाई एक्सियल, तो भाई इसका एक्सियल तो नीचे आ जाएगा ना, तो इसका रिपल्सन नहीं लगता है भाई, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया, एंटी पोजीशन 180 डिग्री। हाँ, लेकिन 1-3 वाला देखो, ये सेम डायरेक्शन इक्लिप्सिंग वाला केस हो गया, रिपल्सन लगेगा। इसमें बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, सिंपल एक लाइन समझना है। इक्वेटोरियल पे बल्कि ग्रुप है तो स्टेबल है, एक्सियल पे आया अनस्टेबल हो गया। एक बल्कि ग्रुप है, इक्वेटोरियल पे होना चाहिए। दो ग्रुप है, दोनों इक्वेटोरियल पे होना चाहिए। तीन बल्कि है, तीनों इक्वेटोरियल पे होना चाहिए। चार बल्कि है, चारों इक्वेटोरियल पे होना चाहिए। 5 बल्कि ग्रुप, ऑल इक्वेटोरियल। 6 बल्कि ग्रुप, ऑल इक्वेटोरियल। ऑल बल्कि ग्रुप ऑन ऑल इक्वेटोरियल पोजीशन इज स्टेबल। बल्कि ग्रुप एक्सियल पे आते ही अनस्टेबल हो जाता है, दैट्स इट। एक लाइन यही समझना है, ठीक है। 1-2 पे भी अनस्टेबल है, रिपल्सन लगेगा, कम लगेगा, ऐसा नहीं कि रिपल्सन 0 हो जाएगा, कम लगेगा। तो आपको हमेशा कभी भी बल्कि ग्रुप आ जाए और स्टेबिलिटी पूछेगा, सीधा ये पूछता है कि साइक्लोहेक्सेन विद इथाइल ग्रुप 4 स्ट्रक्चर बना देगा, एक इथाइल को एक्सियल रख देगा, दूसरे इथाइल को इक्वेटोरियल रख देगा, इक्वेटोरियल स्टेबल हो गया, ठीक है। तो यहां पे एक बस थंब रूल ये है कि बल्कि ग्रुप ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, बल्कि ग्रुप हमेशा ही इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएगा, बल्कि ग्रुप ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, तभी जाके क्या होगा, ये स्टेबल होगा। बल्कि ग्रुप ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन क्या हो जाएगा, स्टेबल। बल्कि ग्रुप ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन इज स्टेबल। हाँ, देखो बताता हूं, जब एक डाउट आएगा कि मान लो ये 1 है और ये 6 पे मैंने इक्वेटोरियल रखा, ठीक है। अभी आपको लग रहा है बड़ा अच्छा डाउट है, ध्यान से देखना, ये चेयर फॉर्म है, गुड डाउट है, जनरली आता है, और ये जब डाउट आता है तभी बताता हूं कि जबरदस्ती नहीं सोचना इसको। देखो आ जाओ, ये चेयर फॉर्म आप सब लोगों को दिख रहा होगा, इसमें ये 1 पोजीशन है और ये वाला 6 पोजीशन है। दिखने में लग रहा है वो पास पास है, बट है वो बहुत दूर, एक अपर प्लेन में है, एक डाउन प्लेन में है। वो 2D बनाने के चक्कर में लग रहा है कि ये सब आमने सामने है, बट है ये बहुत दूर। 1 2 3 4 5 6। अब एक और चीज, ये 1 है और ये 6 है, ध्यान से देखना, ये 1 पोजीशन का हाइड्रोजन इधर है, 6 पोजीशन का हाइड्रोजन इधर है, दोनों का एंगल दोनों अलग अलग प्लेन में है, नहीं है। फर्स्ट वाला कार्बन ऊपर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, फर्स्ट वाले का एक्सियल इक्वेटोरियल, एक इधर और एक इधर। देखो एक्सियल कैसा होगा, ऐसा, इक्वेटोरियल कैसा होगा, ऐसा, और इसका कैसा होगा, अंदर इधर की तरफ। तो एक अंदर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, दोनों दूर दूर हो गए। तो यहां आप इक्वेटोरियल लगा रहे हो तो भी वो रिपल्सन नहीं करेगा, क्यों, एक बाहर की तरफ है और एक अंदर की तरफ है, ठीक है। ये 3D से समझ आएगा। फर्स्ट पोजीशन ये है और 6 पोजीशन इसके बगल में है। फर्स्ट पोजीशन कहीं इस साइड में है इसका हाइड्रोजन, और 6 पोजीशन का इक्वेटोरियल कहीं इस साइड में। जिधर पॉइंट आउट करोगे उधर ही तो होगा, उधर ही तो होगा। अगर इसका इक्वेटोरियल सोचो तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में इक्वेटोरियल यहां कहीं इक्वेटोरियल है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में इक्वेटोरियल मतलब यहां कहीं इक्वेटोरियल है। तो एक का इक्वेटोरियल इधर है, एक का इक्वेटोरियल इधर है, बहुत दूर दूर हो जाएंगे। दिखने में पास लग रहा है बट है वो दूर, इसीलिए कह रहा हूं ये डेप्थ में टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, केवल ये आंसर आ जाएगा। एनसीईआरटी में भी केवल ये लिखा हुआ है, बल्कि ग्रुप ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन इज ऑलवेज स्टेबल। चाहे वो 1-2 पे हो, 1-3 पे हो, 1-4 पे हो, इक्वेटोरियल पे होना चाहिए। दैट डजंट मैटर किसके इक्वेटोरियल पे है, इक्वेटोरियल पे है स्टेबल होगा।
सारे इक्वेटोरियल पोजीशन बल्कि ग्रुप लगा दीजिए। सबसे खूबसूरती बात यह है कि सारे इक्वेटोरियल पोजीशन पे आप बल्कि ग्रुप लगा दो, यहां भी लगा दो, यहां भी लगा दो, इसके इक्वेटोरियल पे लगा दो, इसके इक्वेटोरियल पे लगा दो, इसका एक्सियल इधर होगा, इसका इक्वेटोरियल इधर होगा, इसका इक्वेटोरियल पे ऑलरेडी लगा हुआ है, इसका इक्वेटोरियल पे लगा दो। सारे इक्वेटोरियल डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहे हैं। इसका इक्वेटोरियल कहीं नीचे की साइड है, इसका इक्वेटोरियल ऊपर की साइड है, दोनों प्लेन ही अलग है। आप ऐसे इमेजिन मत करो कि साइक्लोहेक्सेन एक प्लेन में, साइक्लोहेक्सेन कभी भी एक प्लेन में नहीं होगा। साइक्लोहेक्सेन 3 अलग अलग प्लेन है इसके पास। साइक्लोहेक्सेन का एक प्लेन में ये वाला कार्बन है, एक प्लेन में ये वाला कार्बन है, और एक प्लेन में 3 पैरेलल प्लेन्स हैं। तो इसका इक्वेटोरियल कहीं इधर होगा, इसका इक्वेटोरियल कहीं इधर होगा, दोनों प्लेन ही अलग अलग हो गया। ठीक है, तो भले ही आप 6 पे डाल दो, 6 अलग अलग प्लेन में है, राइट। इसीलिए इक्वेटोरियल पे कितना भी बड़ा बल्कि डाल दो स्टेबल ही होगा, क्योंकि प्लेन ही अलग है, ऑल प्लेन्स आर डिफरेंट। बल्कि ग्रुप ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन स्टेबल होता है। एक भी बल्कि अगर एक्सियल पे देखे, एक भी बल्कि अगर एक्सियल पे आ जाए, अनस्टेबल। ऑब्वियसली जब बल्कि नहीं है तो इक्वेटोरियल पे स्टेबल है, बल्कि नहीं है तो एक्सियल पे भी स्टेबल है। बल्कि नहीं है तो रिपल्सन ही नहीं लगना, हाइड्रोजन लगा दो, कहां रिपल्सन लगेगा। आपके पास जब भी स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा, बल्कि ग्रुप लगा के आएगा, क्योंकि बल्कि ग्रुप होगा तभी तो अनस्टेबल होने का केस बनेगा। हो गया आपके पास कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। एक क्वेश्चन इस पे करेंगे, एक नहीं 2-3 क्वेश्चन इस पे करेंगे स्टेबिलिटी पे, और आपका कन्फर्मेशनल फिनिश स्टार्ट कर लीजिए स्टीरियो आइसोमरिज्म। 2 क्वेश्चन के बाद कितना रिलैक्स मिलता है तुमको पता है, चैप्टर खत्म करके। खत्म मतलब कन्फर्मेशनल खत्म और बड़ा पार्ट खत्म हो गया। अब आपके पास GI-OI बचा है, वो इंटरेस्टिंग और है। इसमें तो ऐसे 3D घुमाना पड़ता है, उसमें कुछ नहीं घुमाना, प्लेनर है, sp2 है, प्लेन में है, कर लो जितना घुमाना है सोच लो, घूमेगा ही। यहां पे टीचर की मेहनत है, वहां पे वो आप करोगे नहीं। चलो क्वेश्चन लिखो, विच इज मोर स्टेबल। क्वेश्चन आपको किस तरह से आएगा स्टेबिलिटी वाले, वो मैं बता देता हूं। यहां पे आपको इथाइल लगा है, जल्दी बना लो तीनों क्वेश्चन। विच फॉर्म इज मोर स्टेबल। क्वेश्चन में 2 कंपाउंड दिया होगा चेयर फॉर्म का, बोलेगा स्टेबल बताओ। तो मैंने देखा यहां बल्कि ग्रुप एक्सियल पे लगा है, अनस्टेबल हो गया। लेकिन यहां बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल पे लगा है, स्टेबल कौन होगा, सेकंड वाला। यहां देखो 2 बल्कि ग्रुप है, दोनों इक्वेटोरियल पे हैं, और यहां पे एक ही इक्वेटोरियल पे है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट मोर स्टेबल देन सेकंड। उस वाले में देखो दोनों एक्सियल हैं, और इस वाले में दोनों ही इक्वेटोरियल है, सेकंड मोर स्टेबल देन फर्स्ट। फर्स्ट और सेकंड में कोई और रिलेशन दिख रहा है आपको, फर्स्ट और रिलेशन में, सॉरी जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द कंपाउंड्स। सिस ट्रांस कैसे होगा गधों, दोनों अपवर्ड, दोनों एक्सियल है, दोनों इक्वेटोरियल है। खैर चलो सिस ट्रांस अभी भूल जाओ, सिस ट्रांस नहीं है, चलो सिस ट्रांस है। आगे और कोई रिलेशन जो मैं सुनना चाह रहा हूं वो बताओ। भाई देख के नहीं लग रहा तुम्हें पोजीशन आइसोमर, गधों यहां पे 1 और 2 कार्बन पे है, और यहां पे 1 2 3 4 कार्बन पे है। तो ये 1 2 कार्बन पे, 1 2 1 4 कार्बन पे, ये दोनों पोजीशन आइसोमर भी हैं।
दिमाग रखो मत, दिमाग चलाओ। दोनों में स्टेबिलिटी तो पूछ लिया, रिलेशन पूछ ले तो बताना आना चाहिए। लिखो कन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म, लिखो कन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म। कंफर्ट आइसोमरिज्म खत्म हो गया। हो गया कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फिगरेशनल, हटेगा तो नहीं? वो बज रहे हैं बेटा तुम। कन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म, मेरे को लगा बम बम तो नहीं है भाई। पता नहीं ना, किसी को ऑर्गेनिक समझ नहीं आ रही है, आज दिखाता हूं। बम ला के रख दिया यहां पे। चलो भाई, कन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। कन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म देखो, कन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म क्या है, इससे पहले कन्फर्मेशनल का 2 मिनट सुन लीजिए। कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म सिंगल बॉन्ड के अराउंड पॉसिबल था। सिंगल बॉन्ड है तो कन्फर्मेशनल होगा, डबल ट्रिपल आया तो कन्फर्मेशनल नहीं होगा, क्योंकि कन्फर्मेशनल को फ्रीडम चाहिए घूमने के लिए, फ्री रोटेशन चाहिए घूमने के लिए। और फ्रीडम और फ्री रोटेशन कब मिलेगा? जब सिंगल हो। जैसे ही वो डबल हुआ, जैसे ही ये डबल हुआ बॉन्ड, अब आ गई बेटा रेस्ट्रिक्शन, है ना। जैसे ही ये सिंगल था तो 360 डिग्री घूम पा रहा था, राइट। और ये कन्फर्म, सिंगल था तो 360 डिग्री ये घूम पा रहा था। लेकिन जैसे ये डबल हुआ, डबल बॉन्ड बनाया, अब अगर ये घूमने की भी कोशिश करेगा, तोड़ दिया जाएगा, टूट जाएगा। समझ रहे हो? अच्छे से आ रहा है तुम्हें? सुनो जरा, पढ़ लो भाई। तुम यार, तुम पढ़ाने नहीं देते हो। ऑनलाइन में ना ये सब चीज का दिक्कत ही नहीं है, वहां जिस लेवल पे जाके समझा सकते हो समझा लो। तुम्हें पता चल रहा है इनऑर्गेनिक क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं? द ओनली रीजन, वहां है ही वही कॉन्सेप्ट जो रियल लाइफ से रिलेटेड है। खैर, इधर आ जाओ। जैसे ये डबल बॉन्ड बना दो कार्बन के बीच में, लेफ्ट और राइट कार्बन देखो फोकस। अगर मैं लेफ्ट एक को फिक्स करो और दूसरे को घुमाओ, जैसे एक को फिक्स करो दूसरे को घुमाओगे, थोड़ी देर तो घूम पाएगा, लेकिन इसके बाद टूट जाएगा, रेस्ट्रिक्शन आ गया। रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, रोटेशन को रोक दिया जा रहा है। अगर मान लो ट्रिपल बॉन्ड है, देख रहे हो तुम? चलो अब देखो, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड बन गया तो क्या रिस्ट्रिक्शन और बढ़ जाएगा? डबल तो फिर भी ठीक था, ट्रिपल में और तुरंत से रिस्ट्रिक्शन आ गया, देखो तुरंत टूट जाएगा। तो सिंगल बॉन्ड में क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन संभव है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सिंगल बॉन्ड में क्या हो रहा था? आराम से आप घूम पा रहे थे, 360 डिग्री आप घुमा पा रहे थे, फ्रीडम था। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म आप बना पा रहे थे, 0 डिग्री बनाओ, 10 डिग्री बनाओ, 360 तक आपकी मर्जी है, इन्फिनाइट घूम सकते हो आप, इन्फिनाइट एंगल पे घुमा सकते हो, स्क्यू कन्फर्मर बना सकते हो। और ये सारा काम रूम टेम्परेचर पे होता है, इसके लिए कोई अलग से एनर्जी लेने की जरूरत नहीं है। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म अपने आप बहुत रैपिड ऑसिलेशन करता है और घूमता रहता है। डबल बॉन्ड आते ही अब घूमना फिरना बंद हो गया, डबल बॉन्ड आते ही रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हुआ, ट्रिपल बॉन्ड आते ही और ज्यादा रेस्ट्रिक्शन आया। तो जहां जहां रेस्ट्रिक्शन आएगा वहां वहां कन्फिगरेशनल आएगा, जहां जहां रेस्ट्रिक्शन आएगा वहां वहां कन्फिगरेशनल आएगा। अब ध्यान दो,
कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म क्या था? रूम टेम्परेचर पे बिना किसी से इजाजत लिए वो घूमे जा रहा है, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, कोई परमिशन की जरूरत नहीं, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं, रूम टेम्परेचर से एनर्जी लिया और अपने आप रोटेट कर रहा है, अपने आप कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म बना रहा है। लेकिन इसको परमिशन लेनी पड़ेगी, ये डबल हो चुका है। डबल और ट्रिपल में अब वो अपने आप रूम टेम्परेचर पर रोटेट नहीं कर पाएगा, अब हमें बॉन्ड तोड़ के रोटेट करवाना पड़ेगा। अब अगर रोटेट करवाना है, अब अगर दूसरा बॉन्ड बनाना है तो हमें बॉन्ड तोड़ के रोटेट करवाना। पहले क्या हो रहा था? बिना बॉन्ड टूटे घूम पा रहा था। अब अगर घूमना है इसको, अब अगर रोटेट करना है इसको, तो बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। आइए समझते हैं, लिखो दीज आइसोमर्स, कॉन्फ़िगरेशनल के बारे में, दीज आइसोमर्स लिखो, डेफिनेशन है, दीज आइसोमर्स कैन नॉट बी इंटरकन्वर्टेबल, cannot be interconverted into each other. These isomers cannot be interconverted. These isomers cannot be interconverted into each other. एक जैसे कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म में क्या हो रहा था? आराम से एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट कर पा रहे थे रूम टेम्परेचर पे। These isomers cannot be interconverted into each other at room temperature. रूम टेम्परेचर पर ये इंटरकन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अब रूम टेम्परेचर पे इंटरकन्वर्ट नहीं हो पाएगा, दैट मींस ये दो अलग अलग कंपाउंड है। रूम टेम्परेचर पर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में नहीं बदल पाएगा, यानी कि ये 2 अलग अलग कंपाउंड्स हैं। दैट मींस दे आर 2 डिफरेंट कंपाउंड्स। दैट मींस these compounds can be separated. वहां पे सेपरेट कर पा रहे थे क्या? नहीं, कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म सेपरेट नहीं कर पा रहे थे। यहां पे रूम टेम्परेचर पे ये काम नहीं हो पाएगा, तो अब हमें एक्स्ट्रा एनर्जी लगाना पड़ेगा, बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगाना पड़ेगा, एनर्जी हम लगा रहे हैं मतलब हम सेपरेट कर पा रहे हैं। तो दैट मींस दीज कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड। और इसी के बगल में लिखेंगे, अगर वो सेपरेट हो गया तो क्या ये ट्रू आइसोमरिज्म हो गया? वो वाला नॉट ट्रू आइसोमरिज्म था और ये वाला, वो वाला स्यूडो था और ये वाला ट्रू आइसोमरिज्म। ये आपके पास कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म। ये रूम टेम्परेचर पर नहीं होता है, ये दो अलग अलग आइसोमर है, दो अलग अलग कंपाउंड आपको दिखेंगे। यहां पे रूम टेम्परेचर पे काम नहीं होगा, यहां पे आपको एनर्जी देना पड़ेगा। इसी में सबसे पहले जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ना है आपको। इसी में आपको सबसे पहले जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ना है। ज्योमेट्रिकल नहीं होता है, जियोमेट्रिकल होता है। जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, इसको बोलते हैं जीआई। कौन आई? जीआई। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आपको पढ़ना है जीआई। लिखो, टू कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम। टू कंपाउंड्स, डेफिनेशन वाला पार्ट है, लिख लीजिए। टू कंपाउंड्स हैविंग, दो कंपाउंड्स हैं हैविंग डिफरेंट, टू कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम या ग्रुप। टू कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम या ग्रुप। दो कंपाउंड है जिसमें डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम या ग्रुप है। अबाउट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम या ग्रुप अबाउट restricted rotation system. About restricted rotation system. Restricted rotation system के अबाउट दो डिफरेंट अरेंजमेंट है। टू कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम या ग्रुप, ग्रुप का मतलब ग्रुप ऑफ एटम, अबाउट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम shows, कौन सा आई? GI। shows GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के लिए आपको मैं एग्जांपल कराने जा रहा हूं, इसी में पूरा GI का फील आ जाएगा। आ जाओ बोर्ड पे देखो। बोर्ड पे देखो कि कार्बन है लेफ्ट में और ये कार्बन है राइट में, और ये जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से। यहां पे A से जुड़ा हुआ है, B से जुड़ा हुआ है, C से जुड़ा हुआ है, यहां पे D से जुड़ा हुआ है, E ले लो और F ले लो। कार्बन कार्बन में
क्या सिंगल बॉन्ड है कि डबल की ट्रिपल? सिंगल। अगर सिंगल बॉन्ड है तो फ्री रोटेशन है या रेस्ट्रिक्टेड है? फ्री रोटेशन है। तो अगर फ्री रोटेशन है तो यहां पे कभी भी जीआई नहीं हो सकता। कभी भी फ्री रोटेशन के केस में सिंगल बॉन्ड में जीआई नहीं आएगा। जीआई के लिए क्या करना होगा आपको? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम होना चाहिए। जीआई के लिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अभी तक आपके दिमाग में दो चीज तो बैठ गई है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जैसे मैंने कंपाउंड में बना दिया, देखो यहां पे, देखो दूसरा कंपाउंड बना दिया, डबल बॉन्ड बना दिया, सी डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड बना दिया। अब इसके पास दो ही बॉन्ड बचेगा, इसके पास भी दो ही बॉन्ड बचेगा। मान लो यहां पे लिख दिया ए बी और यहां लिख दिया सी डी। देखो डबल बॉन्ड आते ही एक बात तो फिक्स हो गई कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, अब आसानी से घूम नहीं पाएगा। अब नहीं घूम पाएगा तो रेस्ट्रिक्टेड हो गया, ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। फ्री रोटेशन नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, उसके बाद ध्यान देना, अगर मैं यहां पे एक काम करता हूं, यहां पे ए बी और यहां पे भी आप ए और डी रख दो जस्ट समझाने के लिए। अभी मैं क्या कर रहा हूं, रूम टेम्परेचर पे तो मैं इसको बना नहीं सकता, घुमा नहीं सकता, बदल नहीं सकता। रूम टेम्परेचर तो हुआ नहीं, हमें एनर्जी देना पड़ेगा, हमें इसका बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसका ये वाला बॉन्ड तोड़ के नीचे लगाया और ये वाला बॉन्ड तोड़ के ऊपर लगाया। मैंने एनर्जी दी, उस एनर्जी से वाला बॉन्ड टूटा और ये वाला बॉन्ड भी टूटा। बॉन्ड वाला टूटने के बाद डी ऊपर चला गया, ए नीचे आ गया। जस्ट बना के दिखा रहे हैं, बॉन्ड तोड़ रहा हूं और बॉन्ड तोड़ के डी ऊपर, ए नीचे, यहां ए ऊपर और बी नीचे। बॉन्ड तोड़ के बस हमने बना दिया है। हम एनर्जी देते हैं, बॉन्ड तोड़ते हैं, ऊपर वाला बॉन्ड तोड़ के नीचे, नीचे वाला बॉन्ड तोड़ के ऊपर। देखो क्या इस कंपाउंड में भी आपको रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिखा, अगले वाले कंपाउंड में भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिख रहा है, दिख रहा है। अब देखो दूसरा, मैं बता रहा हूं आपको कि ए और ए में कॉमन एटम या कॉमन ग्रुप ले लो, दोनों साइड पे कॉमन एटम या कॉमन ग्रुप ले लो। कॉमन एटम या कॉमन ग्रुप में इन दोनों के बीच में मान लेते हैं डिस्टेंस है L1, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, सपोज दैट डिस्टेंस दोनों में क्या है L1। ये जो कॉमन ग्रुप है इसको मान लीजिए, इसका डिस्टेंस मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए, क्या हो जाएगा L2, डिस्टेंस मान लेते हैं L2। बस आपसे मुझे ये समझना है L1 L2 सेम है या डिफरेंट है? क्योंकि L1 L1 देखोगे स्ट्रेट लाइन है, L1 स्ट्रेट लाइन है और L2 क्या हो गया डायगोनल। स्ट्रेट लाइन छोटा होता है, डायगोनल बड़ा होता है, स्ट्रेट छोटा होता है, डायगोनल बड़ा होता है। इसी को बोलते हैं हम एरियल डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? एरियल डिस्टेंस। तो अगर आपके पास रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी हो और एरियल डिस्टेंस दो कंपाउंड में दो अलग अलग आए, इसी को क्या कहते हैं? जीआई। फिर से समझो, अगर दो कंपाउंड हैं, क्योंकि क्या लिखा हुआ है यहां पे टू कंपाउंड, दो कंपाउंड हो और दो कंपाउंड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो और दोनों कंपाउंड में एरियल डिस्टेंस अलग अलग आए, यहां का एरियल डिस्टेंस अलग, यहां का एरियल डिस्टेंस अलग। एरियल डिस्टेंस क्या है? सेम ग्रुप के बीच का डिस्टेंस इज एरियल डिस्टेंस, इसके सेम ग्रुप का बीच का डिस्टेंस इज एरियल डिस्टेंस। दोनों में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आए और एरियल डिस्टेंस अलग आए, क्या बोल देंगे उसको? जीआई। तो क्या यहां पे भी एरियल डिस्टेंस डिफरेंट है? एरियल डिस्टेंस आपके पास डिफरेंट आ गया दोनों में, एरियल डिस्टेंस डिफरेंट है दोनों जगह। यही दो कंडीशन होती है जिससे कि आपके पास क्या आ जाएगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, एरियल डिस्टेंस डिफरेंट को लिख लीजिए आप L1 नॉट इक्वल टू L2, यहां पे आ जाएगी L1 नॉट इक्वल टू L2। तो चूंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो क्या आया? शोज जीआई। अभी बाद में पढ़ेंगे कि ये सिस है कि ट्रांस है, तो बाद में पढ़ेंगे, अभी तो जीआई स्टार्ट किया है। केवल दो कंडीशन आपको जाननी है जीआई शो करने के लिए, एक तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए और दूसरा एरियल डिस्टेंस उसका बदल जाना चाहिए, डिफरेंट हो जाना चाहिए। अगर एरियल डिस्टेंस सेम आए, नो जीआई। जब जब एरियल डिस्टेंस सेम आएगा मतलब कि सेम कंपाउंड हो रहा होगा। एरियल डिस्टेंस बदलते ही डिफरेंट कंपाउंड आ गया और इसी को क्या बोल देंगे? जीआई। लिख लिया?
ये है एग्जाम्पल नंबर 1, ये है एग्जाम्पल नंबर 2। अभी लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। लिख लें? क्या कर रहे हो भाई, जल्दी। अच्छा, ये जो मैंने कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2 को बदला है, ये अपने आप होगा या एनर्जी देना पड़ेगा? रूम टेम्परेचर पे होगा या नहीं होगा? दो अलग अलग कंपाउंड होंगे या एक ही होंगे? बॉन्ड टूट रहा है, इसका मतलब अलग हो गया, तो इसीलिए इसको ट्रू आइसोमर कहते हैं। लिखे? हो गया? इसके बाद तुम्हारी क्लास है? नहीं नहीं, मैं तो नहीं लूंगा। पढ़ा लो भाई, पढ़ लो। टाइम विल नॉट कम बैक, तो जो मिला है उसमें मेहनत कर लीजिए। मेरे को अभी बहुत सोने का मन कर रहा है, लेकिन वो आधे घंटे बाद भी तो हो सकता है। अभी मैं जाके थोड़ा सा मिलता है ना आधे घंटे का गैप क्लासेस के बीच में, तो मैं नीचे गाड़ी में जाके सो गया था इस चला, तब मेरे को आने का मन नहीं कर रहा था। फिर मेरी क्लास अब कितने बजे है? अब है, कितना बज रहा है? 2 बज गया, 2 बजने वाला है। 2 बजे के बाद एक क्लास के गैप है, मतलब 3:30 से 4:15 वाली क्लास है मेरी। वो ऑप्शन हमारे पास नहीं होता भाई। जल्दी करो, और जिम भी जाना है, वो तो जाऊंगा। गांधी मैदान कब गए हो? रात में 12-1 बजे। 2 चीजें बहुत प्रोमिनेंट है वहां पे, हवा बहुत अच्छी चलती है और कुत्ते बहुत मिलते हैं, ठीक है? तो बच के जाना है। नौ बजे बंद हो जाता है, ऐसा आपको पता है? मुझे एक खुफिया रास्ता पता है जिधर से चले जाते हैं। चलो लिखो इसमें कंफर्म जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बाद एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3, बेटा मुंह बंद कर लो। एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 में क्या होगा? मान लो मैं एक कंपाउंड बना रहा हूं जिसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। अब मुझे बताओ साइक्लोप्रोपेन में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है या नहीं? देख लेते हैं। कोई भी है, साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, साइक्लो देख लेते हैं, रिंग देख लेते हैं। ये रिंग है, कोई भी 2 एटम पकड़ो, मैंने ऊपर और नीचे वाला एटम पकड़ लिया, 2 एटम पकड़ लिया। अब मैं दोनों एटम को क्या कर रोटेट कर रहा हूं, क्या ये टूटेगा? टूटेगा ना, रेस्ट्रिक्ट हो रहा है ना रोटेशन। फ्री तो तब होता जब आसानी से घूम पाता, क्या ये आसानी से घूम पा रहा है? रेस्ट्रिक्टेड है ना। तो जैसा डबल और ट्रिपल बॉन्ड में रेस्ट्रिक्टेड है, वैसे ही रिंग में भी रेस्ट्रिक्टेड है, रिंग में भी रेस्ट्रिक्शन होता है। तो लिखो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन जो है वो आपके पास यहां भी आएगा। हाँ, पढ़ाता हूं। इसमें कन्फर्मेशनल भी होगा, कन्फिग्रेशनल भी होगा, दोनों होगा। चलो अब देखो यहां पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के पास ये दोनों के पास बॉन्ड होगा, ये दोनों के पास भी बॉन्ड होगा। देखो ध्यान से देखो, ये जीआई शो करेगा, तभी शो करेगा ना जब एरियल डिस्टेंस डिफरेंट आ जाए। बस एरियल डिस्टेंस अगर डिफरेंट आ गया तो जीआई शो कर जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है। अब एक काम करते हैं, यहां पे लगाता हूं एच, यहां पे लगाता हूं मिथाइल, यहां पे लगाता हूं एच, यहां पे लगाता हूं मिथाइल। क्या मैं नीचे वाला मिथाइल बॉन्ड तोड़ के ऊपर लगा सकता हूं और ऊपर वाला एच बॉन्ड तोड़ के नीचे लगा सकता हूं? तो अब देखो जैसे ही आप वो काम करोगे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बदल जाएगा,
जैसे आप वो काम करोगे, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रेस्ट्रिक्टेड से कह रहा हूं, एरियल डिस्टेंस बदल जाएगा। देखो H और H के बीच में L1 है, यहां H और H के बीच में L2 है, दोनों सेम डिस्टेंस है कि डिफरेंट? तो एरियल डिस्टेंस क्या हो गया यहां पे? डिफरेंट। एरियल डिस्टेंस इज डिफरेंट। एरियल डिस्टेंस डिफरेंट आ गया, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ गया, तो क्या हो जाएगा? शोज जीआई, शोज जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऊपर वाले बैच में एक बच्चा आया, बोलता है कि सर ये शोज ग्रुप 1 क्यों लिखा आपने? शोज ग्रुप 1, तो आप लोग ये ना पूछें इसलिए मैं पहले ही बता देता हूं कि ये जी आई है बेटा, ये इट इज नॉट शोज ग्रुप 1। यहां अल्कली मेटल एस ब्लॉक नहीं है, जी आई है। कौन आई? जी आई। आओ बेटा एग्जाम्पल नंबर 4 देख लो, एग्जाम्पल नंबर 4 देख लो। मान लो मैंने अभी बस वो बता रहा हूं अभी इंट्रोडक्शन की, जीआई कैसे कैसे कहां कहां होता है। मान लो मैंने एक काम किया, यहां पे मिथाइल लगा दिया, और मान लो यहां पे मिथाइल लगा दिया। पहली बार देख के बोलो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है या नहीं? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है या नहीं? तो जीआई शो करना चाहिए, बट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन से ही जीआई नहीं होता है, दोनों होना चाहिए। अब देखो मिथाइल और मिथाइल में क्या एरियल डिस्टेंस कभी बदल पाओगे? नहीं ना, ये दोनों 180 पे हैं। और कोई तरीका ये कर सकते हो? नहीं हो सकता ना, लीनियर, एसपी को लीनियर होना पड़ेगा, यही रहना पड़ेगा उसको। आप किसी भी तरह से एंगल नहीं बदल सकते। आप ये नहीं कर सकते कि सर ये देखो एंगल बदल गया, कन्फर्मेशनल है वो। भाई ये तुम ऐसे घुमा रहे हो, दिस इज कन्फर्मेशनल, ऐसे घुमा रहे हो, दिस इज कन्फर्मेशनल। समझ रहे हो? आप इसके अराउंड कन्फर्मेशन सोच रहे हो अगर आप ऐसे घुमा रहे हो तो, ठीक है। खैर ट्रिपल बॉन्ड में जीआई शो नहीं होगा, कभी भी ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए जीआई शो नहीं होगा। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है बट एरियल डिस्टेंस सेम आ जाता है, एरियल डिस्टेंस इज सेम एंड देयरफॉर डू नॉट शो जीआई, और इस वजह से जीआई शो नहीं करता है। एरियल डिस्टेंस इज सेम, क्योंकि वो बॉन्ड वही रहेगा, मिथाइल और मिथाइल के बीच में वही डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस आप बदल नहीं सकते। आप मिथाइल को तोड़ के कहां लगाओगे? इधर लगाओगे। इस मिथाइल को तोड़ के कहां लगाओगे? उधर लगाओगे। सेम ही हो गया। तो बॉन्ड तोड़ के कहीं भी लगाओ, अगर डिस्टेंस बदल जाए एरियल डिस्टेंस बदल गया, बॉन्ड तोड़ के लगाओ एरियल डिस्टेंस सेम ही आ रहा है। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने के बावजूद जीआई नहीं शो करता, क्यों? एरियल डिस्टेंस सेम आ जा रहा है। एरियल डिस्टेंस अगर बदलेगा तभी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने के बावजूद वो जीआई शो करेगा। हो गया? अब एक टॉपिक आता है बेटा यहीं पे, कंडीशंस टू शो जीआई। और अब आप ये तुम इतना पढ़ लियो कि मुझे पढ़ा सकते हो। कंडीशंस टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कंडीशंस टू शो ज्योमेट्रिकल, बताओ पहला कंडीशन बताओ आप। पहला रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, आर लिख दूं, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। दूसरा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ही इनफ नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के साथ एरियल डिस्टेंस डिफरेंट होना पड़ेगा, यानी कि L1 इक्वल टू L2 नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब लिखो कंडीशंस टू शो जीआई के बाद यही दो कंडीशन होती है जीआई शो करने के लिए। अब आप लोगों को याद आ रहा होगा कि सर सेम बॉन्ड होना चाहिए दोनों साइड में, ऐसा हमने कहीं पढ़ा था कि जीआई होने के लिए ये और ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए, यहां ए होना चाहिए, यहां बी होना चाहिए, यहां सी होना चाहिए, यहां डी होना चाहिए, ऐसा हमने सुना सुना सा लग रहा है, और आपने गलत सुना है। खैर होगा वही, पढ़ाते हैं। कंडीशंस टू शो जीआई के बाद जीआई के लिए केवल ये दो कंडीशन चाहिए। अब लिखो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम, बोल दो बेटा। एग्जाम्पल 4 में हाँ आइसोमर ही नहीं होगा, ट्रिपल बॉन्ड आइसोमर शो नहीं करेगा। एक कंपाउंड आइसोमर कैसे शो कर सकता है? नहीं शो करेगा। इसका दूसरा कंपाउंड हम बना ही नहीं पाए ना भाई, एरियल डिस्टेंस हम डिफरेंट कर ही नहीं पाए, आइसोमर बन ही नहीं पाया, आइसोमरिज्म शो नहीं हो रहा, तो ट्रिपल बॉन्ड वाला आइसोमरिज्म ही नहीं दिखाएगा, ठीक ना? जीआई ही नहीं, स्ट्रक्चरल भी नहीं, कुछ भी नहीं।
समझे ना? आइसो, हाँ मतलब जीआई नहीं, जीआई भी नहीं दिखाएगा, कन्फर्मर भी नहीं दिखा रहा आपका। हाँ स्ट्रक्चर में आपने देखा है पोजीशन आइसोमर तो दिखाई सकता है, ट्रिपल बॉन्ड पोजीशन आइसोमर दिखाता ही है, रिंग चेन आइसोमर तो दिखाता ही है, फंक्शनल आइसोमर तो दिखाता ही है। आइसोमेरिज्म तो शो करेगा, देखो ना यार, आइसोमेरिज्म क्यों नहीं करेगा? ये देखो सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये देखो आइसोमेरिज्म नहीं हो रहा, पोजीशन आइसोमर हो रहा है। आप देखो ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं है, एल्कीन और डाइन फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, तो आइसोमेरिज्म शो करेगा, जीआई शो नहीं करेगा। लेकिन अब यहां पे देखो एक ही कंपाउंड रखा हुआ है, अब एक कंपाउंड का आइसोमेरिज्म थोड़ी होता है, उसके लिए कोई और कंपाउंड अगर दिया हो तब तो आइसोमर दिखा होगा। चलो सीधा लिखो, ऑल एल्काइंस डू नॉट शो जीआई, ऑल एल्काइंस डू नॉट शो जीआई। सारे एल्काइंस जीआई कभी भी शो नहीं करेंगे। चलो अब आ जाओ, आपके पास मैं लिख रहा था रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। आपने पढ़ा था कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम के अराउंड जीआई शो होता है। तो दुनिया में कितने रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, वो सारे पढ़ने हैं, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। बट ध्यान रखना है सिलेबस से आगे नहीं कूद भागना, सिलेबस से आगे कूदोगे बेटा चोट लग जाएगा। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम तीन तरह से होगा। पहला होता है आपके पास डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वाले में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आएगा। दूसरा आपके पास आएगा रिंग वाले में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आएगा, और तीसरा आपके पास आ जाएगा स्पेशल सिस्टम, तीसरा आ जाएगा स्पेशल सिस्टम। स्पेशल सिस्टम में आपने नाम सुना होगा क्यूमीन के बारे में, सुना है? तो क्यूमीन आपको बेटा यहीं पढ़ना है, क्यूमीन, ठीक है? क्यूमीन। आपने बाइफिनाइल सिस्टम के बारे में सुना होगा, यहां पढ़ना है बाइफिनाइल। बाइफिनाइल अगर नहीं सुना है तो बेटा नोट्स रिवाइज करो, आईयूपीएससी के नोट्स में है बाइफिनाइल। उसके बाद रिंग में आपके पास दो तरह के रिंग आ सकते हैं, या तो वो साइक्लो एल्केन हो जाए, जैसा मैंने साइक्लोप्रोपेन बना के बता दिया है, या तो साइक्लो एल्कीन हो जाए। साइक्लो एल्कीन में डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, तो डबल बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो करेगा। डबल बॉन्ड में कौन कौन सा होता है? डबल बॉन्ड में आपके पास या तो एल्कीन हो सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एल्कीन का मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये जीआई शो करेगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। देखो एक आपने पढ़ा था अमाइड एंड ऑक्साइम आर आइसोमर्स, पढ़ा था? तो सी डबल बॉन्ड एन ओ एच, सी डबल बॉन्ड एन ओ एच, यहां भी तो डबल बॉन्ड है, ये भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो करेगा। आपने आइमाइन के बारे में सुना होगा, सी डबल बॉन्ड एन ओ एच ना करके अगर आप आर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? आइमीन या आइमाइन। उसके बाद आपने सुना होगा एजो कंपाउंड के बारे में। एजो कंपाउंड होता है एन डबल बॉन्ड एन, इधर होता है लोन पेयर, इधर होता है लोन पेयर। जब जब नाइट्रोजन दिख जाए लोन पेयर समझ जाना एक, जब जब नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाएगा लोन पेयर एक हो जाएगा। तो अभी देखो डबल बॉन्ड में इतने सारे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, रिंग में इतने सारे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, क्यूमीन में भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, बाइफिनाइल में भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, पढ़ लो। उसके बाद एक और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है जिसका नाम है एस्पाइरो, ठीक है? एक बार 33 साल में एक बार एस्पाइरो क्वेश्चन आया है, इसलिए बेटा पढ़ाना है। अब कब तो हम ज्योतिष नहीं है पूरा याद रखें, आया है, एक बार आया है ये पता है। बाइफिनाइल आ गया, क्यूमीन आ गया और एस्पाइरो कंपाउंड आ गया। अब अच्छी बात बताऊं आपको, एक अच्छी बात यह है कि स्पेशल सिस्टम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के साथ पढ़ेंगे, अभी नहीं। कहां पढ़ने वाले हैं ये? ओआई के साथ, क्योंकि जब भी स्पेशल सिस्टम का क्वेश्चन आएगा वो जीआई नहीं पूछेगा, वो ओआई नहीं पूछेगा, दोनों पूछेगा। तो जीआई में पढ़ो, फिर ओआई में पढ़ो, फिर मिक्स में पढ़ो, एक साथ पढ़ो वहां पे। तो अभी अपने को क्या पढ़ना है?
डबल बॉन्ड का रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन में जीआई देखना है, मतलब एल्कीन का जीआई देखना है, आइमीन का जीआई देखना है, ऑक्साइन का जीआई देखना है। फिर आपको रिंग का जीआई देखना है, रिंग का साइक्लोएल्केन साइक्लोएल्कीन का जीआई देखना है। इतने सारे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हैं, और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अगर होगा तो वो जीआई शो करेगा, बशर्ते उसमें क्या हो, एरियल डिस्टेंस बदल जाए। ठीक है, लिखो जीआई इन डबल बॉन्ड। रुक जाएं, हो गया? कोई एक एसी तो इसमें से चल रहा है, देखो वो चल रहा है, ये चल रहा है, इसके अंदर पंखा लगा हुआ है, स्कैम है। लाइफ में बेटा बड़े बड़े स्कैम के साथ जी रहे हो, छोटे छोटे स्कैम तो पढ़ लो। हो गया? जीआई एल्कीन हो गया? चलो, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जीआई इन एल्कीन। एल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अभी आपको देखना है, जीआई इन एल्कीन। बोर्ड पे देखो, देखो जीआई इन एल्कीन के लिए, एल्कीन का मतलब क्या होगा, सी डबल बॉन्ड सी होगा एल्कीन, हाँ या ना? अब देखो यहां पे एक बॉन्ड लगा होगा, यहां पे एक बॉन्ड लगा होगा, सिमिलरली इसके भी दो बॉन्ड यहां और यहां लगे होंगे। पहला कंडीशन पूछता हूं, आप बताना रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है या नहीं। तो यहां पे सबसे पहला कंडीशन सेटिस्फाइड है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। अब देखो, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो और साथ में या तो आप बोल दो एरियल डिस्टेंस डिफरेंट हो, या फिर आप बोलो कि दोनों ये क्या sp2 कार्बन है और ये वाला sp2 कार्बन है, ईच sp2 कार्बन पे दो अलग अलग बॉन्ड से जुड़ा हुआ। ध्यान से देखिए, ईच sp2 कार्बन शुड बी बॉन्डेड विद टू डिफरेंट एटम। ये वाला sp2 कार्बन दो अलग से जुड़ा हो, ये वाला sp2 कार्बन दो अलग से जुड़ा हो। जब आप इस sp2 को देख रहे हो तो इसको छुपा देना, जब आप इस sp2 को देख रहे हो इसको मत देखना। आप समझ रहे हो? कहने का मतलब है एल्कीन कब अब एल्कीन कब जीआई शो करेगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के दोनों एंड पे इधर भी दोनों डिफरेंट हो और इधर भी दोनों डिफरेंट एटम। बात समझ में आया? आप इस राइट वाले को लेफ्ट वाले से कंपेयर नहीं करोगे, लेफ्ट दोनों आपस में अनइक्वल हो, राइट दोनों आपस में अनइक्वल हो, तब जाके क्या शो होगा, जीआई शो होगा। जीआई शो होने के लिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, और दूसरा ईच sp2 कार्बन डिफरेंट एटम से जुड़ा होना चाहिए। दोनों sp2 एक कार्बन अटैच टू डिफरेंट एटम या ग्रुप, डिफरेंट एटम से जुड़ा हो या डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हो, दोनों sp2। देखो अब मैंने आपको मान लो ये क्वेश्चन दिया, सी डबल बॉन्ड सी, H यहां पे H और ये H, क्या ये जीआई शो करेगा? नहीं करेगा। रीजन बताओ, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और लेफ्ट वाले पे देखे सेम आ गया, राइट में भी देखे वो भी सेम है, जीआई शो नहीं करेगा। लेकिन मान लो मैं ये लिखता हूं, H यहां पे दे दो, यहां मिथाइल दे दो, और यहां पे भी H दे दो और मिथाइल दे दो, क्या ये जीआई शो करेगा? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। अब लेफ्ट में देखो दोनों से डिफरेंट है, फिर राइट में देखो दोनों डिफरेंट है। जब लेफ्ट के देख रहे हो तो राइट मत देखना, ऐसा मत सोचना देखो ये सेम तो है, नो। लेफ्ट में दोनों डिफरेंट, राइट में दोनों डिफरेंट, जीआई हो जाएगा। पहले लेफ्ट को देख लो, डिफरेंट है, हाँ, फिर राइट के पास जाओ, डिफरेंट है, हाँ, इसका मतलब जीआई शो होगा। मान लो आपके पास सी डबल बॉन्ड सी, यहां पे लिखा हो CH3 और यहां पे लिखा हो मिथाइल और यहां पे लिखा हो H और यहां पे लिखा हो Cl, क्या जीआई शो करेगा?
क्योंकि ये दोनों सेम है ना, मिथाइल का मतलब CH3 होता है ना, लेफ्ट वाले कार्बन पे सेम आ गया, तो क्या ये GI शो करेगा? नहीं करेगा। मान लो आपके पास डबल बॉन्ड दिया गया है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिख गया, इधर H है, इधर Cl है, इधर Br है और इधर I है, क्या ये GI शो करेगा? बहुत अच्छे से करेगा। लेफ्ट वाले स्पीड हुए देखा, दोनों डिफरेंट दिखा, राइट वाले स्पीड भी देखा, दोनों डिफरेंट दिखा, GI शो करेगा। बस दो कंडीशन है, अगर दोनों डिफरेंट एटम है तभी एरियल डिस्टेंस डिफरेंट है। जैसे देख लो ध्यान से, ये GI शो नहीं कर रहा, मतलब एरियल डिस्टेंस सेम है। यहां पे देख लो, H और H में एरियल डिस्टेंस L1 हो गया, अगर मैं इसको नीचे ले आऊं तो एरियल डिस्टेंस बदल गया, एरियल डिस्टेंस बदल गया तो क्या हो गया? GI शो करेगा। तो अगर आपने ये दोनों कंडीशन देख ली, इसमें एरियल डिस्टेंस अपने आप कवर हो गया है। अगर डिफरेंट एटम है तो इसका मतलब एरियल डिस्टेंस डिफरेंट ही आएगा, समझे? अगर सेम एटम होगा तो एरियल डिस्टेंस सेम ही आएगा, डिफरेंट नहीं हो सकता। अगर सेम एटम है तो एरियल डिस्टेंस सेम है, डिफरेंट एटम जोड़ दो एरियल डिस्टेंस डिफरेंट आएगा। जैसे मान लो यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ, H और Br में एरियल डिस्टेंस क्या है? L1, Br को यहां लगा तो एरियल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? L2, बदल गया एरियल डिस्टेंस। यस, तो एरियल डिस्टेंस किसी भी दो एटम में ले लो, कॉमन एटम है अच्छी बात है, बट किसी भी दो एटम में एरियल डिस्टेंस देख लो, अगर एरियल डिस्टेंस सेम आ रहा है GI नहीं होगा, एरियल डिस्टेंस डिफरेंट आ रहा है GI होगा। जैसे मान लो यहाँ पे C डबल बॉन्ड C है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल है, और यहाँ पे H है, यहाँ पे मिथाइल है, क्या ये शो होगा या नहीं होगा? लेफ्ट में देखो सेम है कि डिफरेंट, राइट में सेम है डिफरेंट, तो डिफरेंट डिफरेंट कौन आई? जी। मान लो आपके पास कुछ ऐसा दे दे, C डबल बॉन्ड C, घबराना मत, घबराना मत, घबराए तो नहीं? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है या नहीं? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के एक कॉर्नर पे क्या डिफरेंट है, दूसरे कॉर्नर पे क्या डिफरेंट है? ये और ये मत कंपेयर कर लेना, देखो सेम है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के एक कार्बन को देखना है, इस पे डिफरेंट होना चाहिए, फिर दूसरे कार्बन के देखना है, इसको डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है ना? एक साथ दोनों कार्बन में नहीं देख लोगे कि सर इस वाला कार्बन का हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन, नो, एक साथ एक कार्बन, इसीलिए लिखा हुआ है बेटा यहां पे ईच। ईच का मतलब एक बार में एक बार में एक कार्बन देखो, क्या दोनों डिफरेंट मिले? हाँ। इसको देखो, दोनों डिफरेंट मिले? हाँ। तो GI शो कर रहा है? कर रहा है। जैसे मान लीजिए आपके पास बेहतरीन एग्जांपल, C डबल बॉन्ड C, यहां पे आ गया इथाइल, यहां पे आ गया इथाइल, यहां पे आ गया H और यहां पे आ गया Cl। नहीं करेगा, राइट? करेगा नहीं करेगा? हे भगवान, नहीं करेगा। आइए मैं बताता हूं, लेट मी टीच। देखो क्या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है या नहीं है? अब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के ऊपर वाले कार्बन से पूछो, दोनों डिफरेंट है, नीचे वाले कार्बन दोनों डिफरेंट है, तो GI शो कर रहे हैं, क्यों सोचना था? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं है बेटा। मान लो आपके पास कार्बन है, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, मुझसे ये पूछा जा रहा है ये वाला GI शो कर रहा है नहीं कर रहा है? क्वेश्चन में दिया होगा कि ये सिस फॉर्म है और क्वेश्चन में दिया गया है ये ट्रांस है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के एक कार्बन पे देखा, एक सिस एक ट्रांस है, डिफरेंट हो गया। राइट में देखा, दोनों डिफरेंट हो गया। अगर डिफरेंट हो गया तो GI शो कर रहा है, अच्छे से कर रहा है। क्वेश्चन में मेंशन होगा कि वो सिस है, आपको पता नहीं करना है, आपको दिया होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में जो ऊपर लगा है वो सिस फॉर्म है, ये ट्रांस फॉर्म है, तो दोनों अलग अलग हो गए। सिस फॉर्म एंड ट्रांस फॉर्म आर डिफरेंट। जैसे मान लो क्वेश्चन में आपके पास ये दिया है C डबल बॉन्ड C H, मान लो यहां ड्यूटेरियम लिख दिया, मान लो यहां ट्रिशियम लिख दिया, मान लो यहां पे H लिख दिया, सेम है डिफरेंट है? सेम है डिफरेंट है? बेटा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है या नहीं? क्या ये हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम सेम थोड़ी होता है?
डिफरेंट आइसोटोप है ना, इधर भी डिफरेंट आइसोटोप है ना, जीआई होगा ना। हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम आर डिफरेंट, दो डिफरेंट एटम होने चाहिए। हाइड्रोजन हाइड्रोजन होते तो नहीं होता। अब बताइए, देखो वहां एक मिथाइल और एक कार्बन, यानी कि यहां भी मिथाइल है, मिथाइल मिथाइल सिस हो गया, यहां पे मिथाइल और मिथाइल ट्रांस हो गया। आया क्वेश्चन में दिया होगा आपको कि हाँ एक तरफ सेम है और एक तरफ डिफरेंट हो गया। दोनों ईच ईच दोनों ही, दोनों पे डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए। जल्दी लिखिए फटाफट। लिखो जीआई इन ऑक्साइम। 1:57 ही तो हुआ है, 3 मिनट का है, 2:15 तक पढ़ सकते हो। अभी कोई आया भी नहीं होगा। आई थिंक आज B3 का छुट्टी है, अभी कोई आया भी नहीं है। देखो पढ़ लो तो, जीआई इन ऑक्साइम। और अगले वीक में तुम्हारी क्लास में सुबह लगवाऊंगा 8 बजे वाली। क्यों नहीं, क्यों नहीं का रीजन क्या है? तो फिजिक्स लास्ट में हो जाएगी। देखो मैंने कोई ऑप्शन तो दिया नहीं था, मैंने बोला था मैं करवा रहा हूं। अब गलत या सही, मैंने बोल दिया मैंने करवा रहा हूं। देर इज नो ऑप्शन ए ऑप्शन बी कि हाँ हो सकता है क्या। जीआई इन एल्कीन के बाद, जीआई इन एल्कीन के बाद जीआई इन ऑक्साइम। आसान है ऑक्साइम, देखो ध्यान से, आसान है ऑक्साइम, देखो ध्यान से। फिजिक्स मॉर्निंग में पढ़ने से तुम्हें ज्यादा समझ आता है, ऐसा क्या? ऐसा तो नहीं है। इससे बढ़िया होगा कि तुम जग के पढ़ो, सोते हुए पढ़ते हो 8 बजे। अब मैं अच्छा जगा लेता हूं लोगों को, तो टेंशन मत लो, है ना। ये क्या हुआ? जादू हो रहा है। जीआई इन ऑक्साइम, ऑक्साइम देख लो क्या होता है। सी डबल बॉन्ड एन ओ एच, सी डबल बॉन्ड एन ओ एच। देखो नाइट्रोजन जब जब 3 बॉन्ड बना रहा है, क्या लोन पे रहेगा? आएगा। यहां पे देखो आपके पास एक कार्बन के 2 बॉन्ड बने, तो 2 बॉन्ड यहां पे बनेंगे। देखो ऑक्साइम है तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो होके रहेगा। डबल बॉन्ड दिख गया, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो होके रहेगा। अब ध्यान देखो यहां पे, सेकंड, क्या मुझे नाइट्रोजन में चेक करने का जरूरत है? वो तो हमेशा ही डिफरेंट होगा भाई, हमेशा ही डिफरेंट होगा, एक लोन पेयर एक ओएच, इट इज ऑलवेज डिफरेंट। तो मुझे नाइट्रोजन पे चेक करने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑलवेज डिफरेंट। बस मुझे sp2 कार्बन पे अगर मैं चेक कर लूं, sp2 कार्बन के पास क्या होना चाहिए? डिफरेंट एटम होना चाहिए। sp2 कार्बन के पास डिफरेंट एटम या ग्रुप अगर हो, तो sp2 कार्बन पे अगर डिफरेंट एटम या ग्रुप हो तो क्या होगा? जीआई शो हो रहा होगा। नाइट्रोजन तो हमेशा ही डिफरेंट शो करेगा। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास सी डबल बॉन्ड एन ओ एच, यहां पे H है और यहां पे H है, यहां पे OH है, यहां पे OH है।
और यहां पे H है। क्या ये जीआई शो कर रहा है, नहीं कर रहा है? सिंपल है, ये दोनों जीआई शो, sp2 कार्बन के बाद डिफरेंट होने चाहिए, जीआई नहीं करेगा। यहां डिफरेंट है, कर जाएगा। यहां डिफरेंट नहीं है, नहीं करेगा। यहां डिफरेंट है। अब ऑक्साइम जो है ना, दो तरह के होते हैं। ऑक्साइम जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है आपके पास एल्डोक्साइम, एल्डोक्साइम, और दूसरा होता है आपके पास कीटोक्साइम। जैसे आप कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म अगर आप एनसीईआरटी में खोजोगे तो नहीं मिलेगा। कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म एनसीईआरटी में खोलना, सब बेसिक प्रिंसिपल्स में नहीं दिया हुआ। कहां दिया है? हाइड्रोकार्बन चैप्टर के लास्ट में, वो भी 4 लाइन, जिसको हमें 4 क्लास लगे करने में। तो और पूछेंगे उतना ही जितना पढ़ा हुआ है। तो उसी तरह एल्डोक्साइम, कीटोक्साइम अमाइन चैप्टर में, सबसे लास्ट चैप्टर में, और वहां से यहां पे रिलेट करके क्वेश्चन आता है। तो वो वाली रिएक्शन अपने को बस 2 मिनट में पढ़ लेनी है। देखो, जब मैं अमाइन चैप्टर पढ़ाऊंगा वहां पे टोटल 18 रिएक्शन अमाइन चैप्टर में। सबसे कम रिएक्शन वाला चैप्टर कौन है? अमाइन। अमाइन में 18 रिएक्शन है, उसमें से 3 रिएक्शन आपको अलग से याद करने हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड, गैब्रियल थैलिमाइड, और एक टेस्ट है। बस वो 3 रिएक्शन अलग होती है। बाकी 15 का 15 रिएक्शन एक मेथड से चलता है, एक ट्रिक से चलता है, और वो अभी बताने वाला हूं। ध्यान से देखना, एल्डोक्साइम में ये तो क्लियर है कि एल्डिहाइड से मिलकर बन रहा होगा, और कीटोक्साइम में ये क्लियर हो रहा होगा कि कीटोन से मिलकर बन रहा होगा। एल्डोक्साइम में ध्यान देना, एल्डोक्साइम में अगर मैं हाइड्रोक्सिल अमीन जोड़ दूं, अभी हाइड्रोक्सिल अमीन क्या है ध्यान से समझना। एल्डोक्साइम देखो, एल्डिहाइड होगा तो सी डबल बॉन्ड ओ होगा, एक तरफ H होना जरूरी है एल्डिहाइड के लिए, CHO। इधर H भी हो सकता है और R भी हो सकता है। H होगा तो फॉर्मल्डिहाइड, R होगा तो एसिटल्डिहाइड। तो H होगा तो क्या होगा? फॉर्मल्डिहाइड, R होगा तो एसिटल्डिहाइड, एंड सो ऑन। सिमिलरली कीटोन में भी आप देखोगे तो सी डबल बॉन्ड O होता है। हो सकता है दोनों सेम हो, तो क्या होता है उसको? सिमेट्रिकल कीटोन। अगर यहां पे R डैश कर दें, दोनों अलग अलग कर दें, तो क्या हो जाएगा? अनसिमेट्रिकल कीटोन। ये हो गया एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में जब भी हाइड्रोक्सिल अमीन, देखना ध्यान से, हाइड्रोक्सिल का मतलब होता है OH, और अमीन का मतलब हो गया NH2। हाइड्रोक्सिल का मतलब हो गया आपके पास OH, और अमीन का मतलब हो गया NH2। तो यहां पे एल्डिहाइड प्लस हाइड्रोक्सिल अमीन, कीटोन प्लस हाइड्रोक्सिल अमीन। अब देखना ध्यान से, रिएक्शन रटना नहीं होता है। रिएक्शन में या तो लॉजिक लगेगा या तो VT लॉजिक लगेगा, यानी कि ट्रिक। दो ही तरह का रिएक्शन होगा पूरे ऑर्गेनिक में। आप देखोगे हाइड्रोकार्बन से वो फील आना चालू होगा, या तो उसका लॉजिक है या तो मेरा लॉजिक है। मेरे लॉजिक से यहां लग जाएगा। ध्यान से, जब भी नाइट्रोजन का रिएक्शन आपको दिख जाए, यानी कि अमाइन वाले रिएक्शन दिख जाए, जब भी नाइट्रोजन का रिएक्शन दिख जाए या फिर अमाइन का रिएक्शन दिख जाए, आपको हर रिएक्शन में वाटर रिमूव करना होता है, नथिंग एल्स। आप उसमें से रिएक्शन में बस वाटर निकाल दो, प्रोडक्ट अपने आप आपके पास चल के आएगा। आप वाटर रिमूव कर दो, जैसे ही आप वाटर निकालोगे, रिमूव वाटर फ्रॉम द रिएक्शन, देखो आपके पास यही प्रोडक्ट बन रहा होगा। देखो, C डबल बॉन्ड O की जगह डबल बॉन्ड N जोड़ दो, यहां पे H या R था और रहेगा, यहां पे H या R, H ही रहेगा। और देखो N से क्या जुड़ा है? OH। तो देखो क्या बन गया? ऑक्साइम, एल्डोक्साइम। कीटोन से बना है, देखो C डबल बॉन्ड N बन जाएगा क्या? N से क्या जुड़ा है? OH। N के पास क्या है? लोन पेयर। इधर R भी आ सकता है, R भी आ सकता है, क्या हो गया? सिमेट्रिकल। और R और R डैश R को तो क्या हो गया? अनसिमेट्रिकल। अब एम्स जब पेपर लिया करता था, उस समय एक एसर्शन रीजन दिया। एम्स जाना जाता है एसर्शन रीजन के लिए, और पिछले कुछ सालों में, पिछले 2 सालों में एसर्शन रीजन आप में भर के आए हैं, राइट? इसीलिए हाई चांसेस है कि अगला पेपर सीधा एम्स ही सेट कर दे। एनटीए क्यों एम्स का पैटर्न फॉलो कर रहा है? एम्स ही कर दे। खैर, वहां पे नहीं जाते। मैं एक एसर्शन बोल रहा हूं, सोच के बताना सही है गलत। कह रहा है ऑल एल्डोक्साइम शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। क्यों? कौन शो नहीं करेगा?
अगर H हो गया तो यस, और उस समय एसर्शन ये गलत था। लिख लीजिए नोट, सारे के सारे एल्डोक्साइम शो करेंगे एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड वाला। अगर मान लो H और H डाल दिया तो सेम हो गया ना, सेम हो गया, सेम हो गया तो वो शो नहीं करेगा। ऑल एल्डोक्साइम शो जीआई, सारे एल्डोक्साइम क्या करते हैं, शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड। सारे के सारे एल्डिहाइड जो एल्डोक्साइम शो करेंगे एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड। यहां पे आइए, नोट में आ जाएंगे इसमें। मुझे बताओ ये स्टेटमेंट सही है गलत? ऑल कीटोक्साइम शोज जीआई, सही है गलत? गलत है, तो फिर एक्सेप्ट क्या लिखूं? एक्सेप्ट सिमेट्रिकल कीटोन। सिमेट्रिकल होगा तो आर आ गया, मतलब आर आ गया तो नहीं शो करेगा, अगर दोनों डिफरेंट हो गया तो शो कर जाएगा। तो ऑल कीटोक्साइम शो जीआई एक्सेप्ट सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल होगा तो जीआई शो नहीं करेगा, अनसिमेट्रिकल होगा तो जीआई शो कर जाएगा। ऑल एल्डोक्साइम शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, ऑल कीटोक्साइम शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक्सेप्ट सिमेट्रिकल कीटोन। बच्चा आ गया? एल्डोक्साइम ये नोट वाला, हाँ देखो ध्यान से, ये एल्डोक्साइम आपके पास बन गया है ये वाला। अब एल्डोक्साइम जीआई कब शो करेगा? देखो नाइट्रोजन तो हमेशा ही डिफरेंट दिखा रहा है, नाइट्रोजन में तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर इस कार्बन पे दोनों डिफरेंट हो जाएं तो ये जीआई शो कर जाएगा। तो अगर मान लो दोनों H और H रहे तो सेम होगा डिफरेंट हो गया, सेम हो गया, सेम हो गया तो जीआई शो नहीं करेगा। तो जब भी मैं फॉर्मल्डिहाइड लूंगा, फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्साइम जीआई शो नहीं करेगा। फॉर्मल्डिहाइड में क्या होता है, यहां भी H और यहां भी H। लेकिन अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड छोड़ के यहां मिथाइल ले लूं या H ले लूं तो यहां भी मिथाइल और यहां H आ जाएगा, दोनों डिफरेंट हो जाएगा, जीआई शो कर जाएगा। तो केवल एक केस है जहां जीआई शो नहीं होगा, अगर दोनों साइड सेम हो जाए। दोनों साइड सेम कब होगा? H और H हो जाए। तो फॉर्मल्डिहाइड वाले में H और H आएगा तो वहां पे जीआई शो नहीं होगा। एसिड कीटोन में आ जाओ, कीटोन में दोनों सेम है तो जीआई शो नहीं करेगा। तो दोनों सेम कब होंगे? जब सिमेट्रिकल हो। इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल, देखो इसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिकल कीटोन, दोनों साइड सेम ग्रुप लगा हो। और अगर दोनों साइड अलग अलग लगा हो तो क्या बोल देंगे? अनसिमेट्रिकल। लिख लो, यस कंफर्मेशनल तक। टेस्ट में सिलेबस आपके पास भी आया होगा, भूल जाइए, मैं जो बता रहा हूं वो आएगा। आईयूपीएसी, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म। नहीं आएगा? अब मैं कंफर्मेशनल ही डालूंगा, देखो तो मैं पेपर ले लेता हूं कि मैं बनाऊंगा इस बार। चलो चलो चलो, कर लो, प्रिंट हो गया है, तुम्हें बड़ा पता है। फिजिक्स का हुआ है अभी, जीआई इन ऑक्साइम। एक लास्ट क्वेश्चन लिखो फटाफट, लिख लो। भूख लगा है, समोसा मंगवाया जाए क्या? समोसे के लिए रुक जाओगे? तुम्हें डॉक्टर बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, तुम किसी किडनी बेच दोगे समोसे के लिए भाई। लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग, ये लिख लिया? विच ऑफ द फॉलोइंग शोज, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज जीआई, कौन जीआई शो कर रहा है? पहला फॉर्मल्डिहाइड ऑक्साइम, फॉर्मल्डिहाइड ऑक्साइम, ये एम्स का सवाल है बेटा। दूसरा एसिटल्डिहाइड ऑक्साइम, तीसरा एसीटोन ऑक्साइम, चौथा एसिटोफिनॉन ऑक्साइम। अब आईयूपीएसी आपको याद आ रहा होगा, अगर रिवीजन किए हो तो याद होगा, बेंजोफिनॉन। क्या होगा आंसर? आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन,
बी ऑप्शन। बेटा ये मल्टीपल चॉइस है। देखो आपको फॉर्मूला बताए तो हो जाएगा। एसिटिल फॉर्मल्डिहाइड का मतलब HC डबल बॉन्ड OH, दोनों साइड कार्बन में सेम है, नहीं होगा, ये GI शो नहीं करेगा। एसिटिल्डिहाइड की बात कर लो, CH3COOH, क्या ये शो करेगा? तो दोनों साइड डिफरेंट हो गया है, GI शो कर जाएगा। एसीटोन का मतलब होता है ये वाला CH3COOCH3, क्या ये GI शो करेगा? नहीं करेगा। एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, तो ये दोनों डिफरेंट हो गया, GI शो कर रहा है। बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन नहीं करेगा। सुनो, जो आपको फॉर्म मिला है मंथन वाले बैच में, नीट का मार्क्स वाला, वो भर लीजिए सारे लोग, अति शीघ्र भर लीजिए। अगर आप नहीं भर पाएंगे तो उसमें कुछ बेनिफिट है जो आपको नहीं मिल पाएगा। जो आया है वही भर दो यार, 4-5 नंबर का डिफरेंस हो जाएगा।